हाय एंड वेलकम टू द चैनल। एंड आज की वीडियो हमारी होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर से एनटी कुछ और चाहता है, ओल्ड एनसीईआरटी कुछ और चाहती है, न्यू एनसीईआरटी कुछ और चाहती है और एग्जाम में सिलेबस कुछ और ही चाहता है। तो एक बार ही देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। देखो, जिनके पास में ओल्ड एनसीईआरटी है पढ़ते जाओ, उसमें जो जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आपने देख लिए होंगे, अब तक पता चल गए होंगे आपको। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपने सिलेबस डाउनलोड करा होगा उसमें पता चल गया होगा कौन सा टॉपिक डिलीटेड है। लीलियसी फैमिली आपका उसमें से डिलीटेड है। अब इसके अलावा जैसे अगर जो बच्चे न्यू एनसीईआरटी लेकर बैठे हैं तो न्यू एनसीईआरटी में आपको कंप्लीटली न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, लेकिन आपको ये वाली जो चीजें होंगी वो ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़नी है, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है तो मैं आपका पूरा जुगाड़ करके लाई हूँ यहाँ पर। देखो, मैं कंप्लीटली ओल्ड एनसीईआरटी के जो भी स्निप्स हैं, जहां जहां से आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, हाईलाइट करके लेकर आई हूँ। जो जो चीजें कवर अप करनी है मैं एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में टेबल वेबल बना के लेकर आई हूँ। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम से कलेक्ट करने को मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। प्लीज ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि वहीं पर आपको सारे पीडीएफ्स मैं प्रोवाइड करती हूँ। इसके अलावा आपके पास में आपको इसके सिलेबस में, इस चैप्टर के सिलेबस में कंप्लीट न्यू एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। साथ में ये वाले जो टॉपिक्स है अपन ओल्ड एनसीईआरटी से आज कवर अप कर लेंगे। इस एक वीडियो के थ्रू आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा। इसके अलावा जो नई फैमिली आपके एडेड हो रखी है, दैट इज मालवेसी, क्रूसिफेरी एंड कंपोजिटी एंड ग्रामिनी फैमिली। ये फैमिली से क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बट पता नहीं इन्होंने दे दी है सिलेबस में, तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू कर लेंगे। लेकिन डेप्थ में जाकर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी एनसीईआरटी में मतलब रेसिकेसी के बारे में हल्का सा जो डायग्राम गिवन है, जो फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला गिवन है, वो देखेंगे अपन जरूर। जो जो एनसीईआरटी में गिवन है वो तो हम जरूर देखने वाले हैं, जैसे कि सोलेनेसी फैमिली है ना, ये एनसीईआरटी में गिवन है, आपके सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में है इसलिए हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा लेग्यूमिनेसी फैमिली में पढ़नी है और बाकी जितना भी ऊपर मेंशन है सब कुछ पढ़ना है। आई होप आई एम क्लियर विद द सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आ जाएगा हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, और उनके पीडीएफ आप प्लीज कलेक्ट कर लेना अगर आपके पास में ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है तो। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में क्या पढ़ते हैं। ऑब्वियसली हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, मतलब जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक प्लांट का कैसा होता है। अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक प्लांट को देखोगे, लेट्स से कि मेरे पास में ये प्लांट है, इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मैं देखूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इसको छोड़कर एक प्लांट के अंदर मुझे दिखाई देती है इसकी पत्तियां, इसका तना और इसकी रूट्स, है ना। और इसके साथ में अगर इस पे फ्लावर लगे हुए हैं तो वो दिख जाएंगे, और फ्रूट लगे हुए तो दिख जाएंगे मुझे, है ना। कोई बड़ा प्लांट है तो घर में हमने लगा रखा है मान लो, तो फ्रूट भी लगे हुए में दिख जाएंगे। तो यही हमें बेसिकली पढ़ना होता है कि इनका आउटर अपीयरेंस कैसा दिखता है, कि रूट हमें पढ़नी है, स्टेम पढ़ना है, लीव पढ़ना है, फ्लावर पढ़ना है एंड फ्रूट पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें 5 हिस्से पढ़ने हैं और लास्ट में जाते जाते हम इनकी फैमिलीज के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वो बात की बात है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि भैया देखो, रूट कहाँ होती है, सबको पता है। रूट सिस्टम जो होता है इसके अंडरग्राउंड होता है ना। मतलब मिट्टी के नीचे वाला पार्ट रूट वाला होता है और उसके ऊपर वाला, ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो शूट सिस्टम होता है। ठीक है जी। सबसे पहले रूट के बारे में बात करते हैं। रूट जो होता है, मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडन्स प्लांट के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट इलोंगेशन होता है। जैसे आपके पास में बीज होता है, आप बीज को बोते हो, बीज को बोने के बाद में तो नया प्लांट आप एक्सपेक्ट करते हो। नया प्लांट एक्सपेक्ट करने का मतलब उसमें रूट्स, स्टेम, सब कुछ आना, राइट, पत्ती आना, सब कुछ आप एक्सपेक्ट करते हो। तो जब आपने बीज बोया तो बीज के अंदर हमारे पास में 2 हिस्से होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है नीचे वाला रेडिकल, एक होता है हमारे पास में जिससे हमारा कंप्लीट शूट सिस्टम आ रहा होता है। ठीक है। एक होता है रेडिकल, एक होता है प्लूम्यूल। तो दिस इज प्लूम्यूल, एक होता है ये रेडिकल जिससे हमारा रूट सिस्टम आ रहा होता है। अब रूट सिस्टम हमारे पास में 2 तरीके का हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में प्लांट भी 2 तरीके के होते हैं। देखो, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी। दैट मींस कि हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, और एंजियोस्पर्म 2 ही प्रकार के एग्जिस्ट करते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स। ठीक है। तो अभी सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि अगर हमने बीज को बोया तो बीज में बोने के बाद में सबसे पहले रूट हम कहां से एक्सपेक्ट करेंगे, उनके उसके रेडिकल से। अगर रेडिकल से रूट आ रही है तो उस रूट को हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट जो होती है आगे चलकर अपनी ब्रांचेस बनाती हैं, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, है ना, ऐसे करके आगे बहुत सारी ब्रांचेस बना रही होती है। तो ये कंप्लीट एक रूट का सिस्टम होता है, जिसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, सारी रूट्स आती है। दिस इज व्हाट वी कॉल सिस्टम रूट का। ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो रेडिकल होता है दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट, एंड वो जो होता है वो सॉइल के अंदर ग्रो करता है। उसके पास में लेटरल रूट्स होती है, जिसके अंदर सेवरल ऑर्डर्स में रूट हमारे पास में आती है, जैसे कि सेकेंडरी, टर्शरी एंड बाकी की जो रूट्स आती है। ठीक है। तो प्राइमरी रूट जो होती है और उसकी ब्रांचेस जो होती है, प्राइमरी रूट एंड उसकी ब्रांचेस जो सेकेंडरी, टर्शरी है, उनकी ब्रांचेस को मिलाकर बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। जनरली आपको सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं आपको टैप रूट सिस्टम ही देखने को मिलेगा, लेकिन आपके पास में एक प्रकार का और सिस्टम होता है, दैट इज एडवेंशियस रूट सिस्टम। ठीक है। वो जो हमारे पास में सिस्टम होता है वो हमारे पास में किसमें मिलता है,
मोनोकॉट्स में मिलता है। तो टैप रूट सिस्टम के अंदर आपको एग्जांपल यहाँ पे मस्टर्ड दे रखा है, लेकिन आपको याद रखना है जितने भी डाइकॉट्स आपको जनरली दिखेंगे उनमें आपको टैप रूट सिस्टम ही बोलना है। अभी मोनोकॉट्स में क्या होता है कि प्राइमरी रूट जो होती है ना वो शॉर्ट लिव्ड होती है, एंड शॉर्ट लिव्ड होने के साथ में ये रिप्लेस कर दी जाती है बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे बोला जाता है कि देखिए प्राइमरी रूट आगे चल के सेकेंडरी, टर्शरी ये सब करने का नाटक नहीं करते हम, है ना। एक और जो हमारे पास में दूसरे टाइप का सिस्टम होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी रूट होती है वो ज्यादा लंबे टाइम तक तो चलती नहीं, शॉर्ट लिव्ड होती है, तो ये प्राइमरी रूट आगे चलकर इसे गुच्छा बना देती है, इसे बहुत सारी रूट्स इससे निकलने लगती है। तो अगर मल्टीपल रूट्स निकलने लग जाए तो उस कंडीशन में हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम हमें मोनोकॉटिलिडनस के अंदर मिल रहा होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास में दे रखा है वीट, और ये क्वेश्चन आ चुका है। जहां जहां से प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे मैंने इंक्लूड करके रखा है, यहाँ पर सब कुछ जगह आप मैंने लिख रखा है, अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक है। तो मोनोकॉटिलिडनस जो प्लांट्स होते हैं वो पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उन सब के अंदर आपको देखने को मिलेगा टैप रूट सिस्टम कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, फाइब्रस रूट्स आपको वहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके पास में एडवेंशियस रूट सिस्टम आता है। एडवेंशियस का मतलब होता है एड ऑन। दैट मीन्स कि अगर मान लो आपके पास में रेडिकल से रूट आ रही है, वो तो क्या होता है प्राइमरी रूट सिस्टम हो जाता है कि भाई प्राइमरी रूट आ रही है। अगर मान लो रेडिकल को छोड़कर, देखो रेडिकल ही होता है मेन जहां से रूट आती है, लेकिन अगर रेडिकल को छोड़कर कहीं और से रूट आ रही है प्लांट के किसी और हिस्से से, उसको हम बोल देते हैं एडवेंशियस रूट सिस्टम। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर ग्रास होता है, मॉन्स्टेरा होता है, बनियन ट्री होते हैं, 3 एग्जाम्पल इसके गिवन है। यहाँ पर रूट राइज होती है फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल, रेडिकल के अलावा किसी और प्लांट के पार्ट से, कहीं से भी आ सकता है, वो स्टेम से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। उन वाली रूट्स को हम बोलते हैं एडवेंशियस रूट। उनके 3 ही एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, मॉन्स्टेरा, बनियन एंड बनियन ट्री हो जाता है, ग्रास हो जाता है। ठीक है, इसके मैं इसको कैसे याद करती हूँ, ऐसे कि भाई देखो ग्रास जो होता है वो तो छोटा सा होता है, बहुत छोटी छोटी प्लांट्स होती, छोटे छोटे प्लांट की कैटेगरी में आ जाता है। और जो हमारे बनियन ट्रीज होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, इनके बीच में हमारे मॉन्स्टर घुसा हुआ रहता है, मतलब 2 पेड़ों के बीच में एक मॉन्स्टर, 2 प्लांट्स के बीच में एक मॉन्स्टर घुसा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, एक छोटा प्लांट एक बड़ा प्लांट है, उसके बीच में मॉन्स्टर घुसा हुआ है। तो मॉन्स्टेरा ये हो गया हमारे पास में एग्जाम्पल एडवेंशियस रूट सिस्टम का। इसके 3 ही है, और बाकी मोनोकॉट्स में आपको हमेशा याद रखना फाइब्रस, इसमें वीट एग्जाम्पल आ जाता है। मेन फंक्शन जो होता है वो रूट का, ये भी एक बार क्वेश्चन आ गया था कि मेन फंक्शन क्या क्या होता है। पहली बात तो रूट क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रही होती है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही होती है सॉइल से, इसके साथ साथ में प्रॉपर एनकरेज करती है टू द ऑल द प्लांट पार्ट्स। एनकरेज करने का मतलब होता है रूट ही सबको होल्ड करके रखी हुई है, रूट ने ही सबको शक्ति प्रदान करी हुई है, भाई सब लोग अपनी अपनी जगह पे हैं। अगर रूट इधर उधर हो गई तो प्लांट डगमगा सकता है, तो रूट ने होल्ड करके रखा है, एनकरेज करने का मतलब ये होता है। इसके अलावा स्टोर कर सकती है रूट, क्या स्टोर भी कर सकती है, रिजर्व भी कर सकती है फूड मटेरियल को, तो खाना जो इसके पास आता है वो स्टोर करके भी रखती है। इसके साथ साथ में ये पीजीआर को सिंथेसाइज भी करती है, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी सिंथेसाइज कर रही होती है। तो ये होते हैं इसके मेन फंक्शन, मतलब प्राइमरी फंक्शंस रूट के यही है कि अगर आप रूट देखोगे तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे रूट से कि रूट यही काम कर रही होगी। लेकिन अगर इनको छोड़कर अगर रूट कोई और काम करे तो उस कंडीशन में हम बोल देते हैं कि भाई रूट का मॉडिफिकेशन हो गया है, मतलब हमारे पास में जो रूट आ गई है वो अलग प्रकार की आ गई है। वो मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, ये ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर से गिवन है। अभी क्या होता है हमारे पास में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में, मैंने आपको यहाँ पर एक टेबल बना के रखी हुई जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एज इट इज, उसकी टेबल है ये। यहाँ पर है कि भाई देखो टैप रूट सिस्टम अगर मॉडिफाई हो जाए, मतलब हमारे पास में 2 प्रकार के सिस्टम्स हैं, टैप रूट एंड एडवेंशियस। टैप में रूट जो होती है वो अपने ओरिजिनल पार्ट यानी कि रेडिकल से निकलती है, एडवेंशियस में रेडिकल को छोड़कर किसी और प्लांट के पार्ट से निकल रही होती है। अगर वो टैप रूट अपने आप को मॉडिफाई कर ले, मतलब अपने मेन काम को छोड़कर कुछ एडिशनल काम करने लग जाए, तो हम उसको क्या बोलने लगते हैं, फूड, मतलब कुछ भी काम कर सकती है वो, जैसे कि फूड स्टोरेज करना शुरू कर दिया उसने, तो अगर वो फूड स्टोरेज करना शुरू करने लग जाए तो हमारे पास में क्या होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हो जाएगी। एग्जाम्पल है इसका कैरेट एंड टर्निप। ठीक है, इसके अलावा एडवेंशियस रूट जो होती है अगर वो भी फूड स्टोरेज करने लग जाए तो इसके एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो एंड एस्पेरेगस। इसके अलावा जो हमारे पास में प्रॉप रूट्स आती हैं, प्रॉप रूट्स होती हैं जो कि हमारे पास क्या होती है ना, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने लगती है। रूट हालांकि सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन रूट अगर सपोर्ट प्रोवाइड करने लग जाए तो इसका एग्जांपल होता है बनियन ट्री। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास में स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट का एग्जांपल बनियन ट्री है, देखिए यहाँ पर आपके पास में प्रॉप रूट्स गिवन है। ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये प्रॉप रूट्स ही होती है जो बनियन ट्री के अंदर होती है। बनियन का इतना ज्यादा वेट होता है उसको पूरा सपोर्ट देने के लिए कि भाई बनियन की जो ओरिजिनल रूट्स हैं वो उतना सपोर्ट नहीं दे पा रही है, साथ साथ में हमें एडिशनल रूट्स और लगानी पड़ रही हैं जो उनको सपोर्ट दे पा रही है, वो है प्रॉप रूट्स, जो कि ऊपर तने से ऐसे निकल रही होती है, लंबी लंबी रूट्स होती हैं। ठीक है, तो उसको जमीन पे आके उसको टच करती है। ठीक है, तो उसके भार को संभालने के लिए, सपोर्ट देने के लिए प्रॉप रूट्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है बनियन ट्री के लिए। स्टिल्ट रूट हमारे पास में होती है जो कि क्या होती है, अराइज होती है फ्रॉम द लोअर नोड्स
मतलब जो स्टेम के लोअर नोड्स होते हैं वहां से राइज होती है, वो भी मेज मतलब मेज और शुगर केन में सपोर्ट देने का काम करती है। अभी स्टिल्ट रूट क्या होता है, जैसे तना है, तने के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे से नोड्स प्रेजेंट होते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। ये नोड्स जो लोअर नोड होता है, एकदम बेस वाला नोड होता है, वहां से हमारे पास में कुछ ऐसी रूट्स जो निकलती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। इससे क्या होता है कि ये भी सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रही है एक तरीके से, ठीक है। इसमें मेज एंड शुगर केन एग्जाम्पल होता है। न्यूमेटोफोर्स के ऊपर बड़ा एग्जाम्पल आ चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। रेस्पिरेशन में रूट जनरली रेस्पिरेशन का काम नहीं कर रही होती है, लेकिन हमारे पास में राइजोफोरा जो स्वैम्पी एरियाज में, मार्शी एरियाज में उग रहे प्लांट्स होते हैं, उनमें रेस्पिरेशन करने के लिए भी काम आती है। जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपको रूट दिखाई दे रही है, क्या हो रही है, धरती के अंदर की बजाय धरती के ऊपर ग्रो कर रही है, मतलब अपवर्ड्स डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। जब ये अपवर्ड्स डायरेक्शन में ग्रो करती हैं तो इसको हम बोल देते हैं न्यूमेटोफोर्स। इसका एग्जाम्पल राइजोफोरा होता है ना। जैसे देखो आप टर्निप देख रहे हो, टर्निप एंड कैरेट जो होती है ये हमारे टैप रूट का मॉडिफिकेशन हो गया। ये स्वीट पोटैटो है, एडवेंशियस रूट का मॉडिफिकेशन हो गया। एस्पेरेगस है, एडवेंशियस रूट का हो गया। इसके अलावा ये आपको दिखाई दे रहा है राइजोफोरा जो कि न्यूमेटोफोर्स है, और ये हमारे पास है प्रॉप रूट है, स्टिल्ट रूट का इसके अंदर एग्जाम मतलब डायग्राम दे नहीं रखा है, बाकी आपको याद रखना है। तो आप यही चीज यहाँ पर पढ़ सकते हो, पुनः मैंने हाईलाइट करके रखा है, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि भैया जो रीजन होता है रूट को, अगर आप देखोगे तो रूट के कौन कौन से रीजन होते हैं, तो रूट के कुछ एरियाज होते हैं। अगर आप इस रूट को थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे, भाई साहब क्या बात है, हाँ जी, रूट को हम जूम इन करके देखेंगे तो क्या आपको मिलेगा। सबसे पहले जो आपको रूट दिखाई देगी, ये लेट्स से कि हमारी जमीन है, जमीन के नीचे ही रूट ग्रो कर रही है। अभी जो रूट का एकदम टिप होता है, टिप पोजीशन, एकदम टॉप पोजीशन जो होती है, इसके ऊपर इसको ना थोड़ा सा कवर अप करने के लिए टोपी लगी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं रूट कैप बोलते हैं। ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक ऐसे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल लाइक का मतलब होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास में रूट कैप प्रेजेंट होता है। अब ये रूट कैप क्या कर रहा होता है कि भाई रूट नीचे 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 जाएगी, तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए कि भाई रूट को नुकसान ना पहुंच जाए, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ में जस्ट इसके ऊपर जहां पर रूट कैप लगी हुई होती है, उसके जस्ट ऊपर वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब सोचो कि भाई ये एक रूट है, अभी नीचे ग्रो करती जा रही करती जा रही करती जा रही, अगर इसको अपनी लेंथ बढ़ानी है तो आगे इसके टिप के ऊपर कौन सा टिश्यू होना चाहिए जो बार बार डिवाइड करे, डिवाइड करते करते सेल का नंबर बढ़ाए और उसकी ग्रोथ होती रहे, राइट। तो यहाँ पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो बार बार डिवाइड कर करके अपना नंबर बढ़ाता रहता है, सेल्स का नंबर बढ़ाता रहता है। और ये जो आपके पास में रूट होती है वो नीचे की तरफ लेंथ में बढ़ती जाती है, इसलिए ये टिप के ऊपर रूट कैप के जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन होता है। अब सोचो कि भाई नीचे जो है वो तो चलो ग्रोथ हो रही है, कैसे हो रही है, नंबर बढ़ बढ़ के, सेल्स का नंबर बढ़ेगा तब तो ग्रोथ होगी, लेकिन फिर सेल्स को बड़ा भी तो करना पड़ेगा। अब भाई छोटा बच्चा पैदा तो कर दिया, पैदा करने के बाद में उसको बड़ा भी करो, बड़ा करने के बाद में क्या हो गया, इलोंगेशन, ठीक है। इसको याद करने की टेक्निक है जस्ट कि पहले आपने पैदा कर दिया, उसके बाद में इसको बड़ा किया, इलोंगेशन है ना। इलोंगेशन करने के बाद बड़ा तो हो गया, अब उसको मैच्योर करो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई 10-12 साल का बच्चा मैच्योर हो जाता है, नहीं, मैच्योर करना पड़ता है उसको, मतलब वो अपने आप ही होता है वैसे तो 20-22 साल की उम्र में आके, तो उसके बाद वो मैच्योर होता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि पहले तो वो बनता है, उसके बाद वो इलोंगेट होता है, उसकी सेल बड़ी होती है, उसके बाद में वो क्या होता है, मैच्योर होता है। जब वो मैच्योर होता है, जैसे लड़का होता है मैच्योर होता है, तो उसके दाढ़ी मूंछ आने लगती है, ऐसे हेयर आने लगते हैं, वैसे ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर भी क्या आने लगते हैं, हेयर आने लगते हैं। और ये वाले हेयर जो होते हैं वो रूट हेयर होते हैं। रूट हेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना कि कौन से सेक्शन में होते हैं, इसके ऊपर प्रीवियस एक क्वेश्चन आ चुका है, उसको बताना आपको। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर रूट हेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये प्रीवियस एक क्वेश्चन के डायग्राम के ऊपर भी आ गया था, तो डायग्राम भी हमें अच्छे से देख कर जाने हैं। तो रीजन ऑफ रूट की बात करें तो रूट इज कवर्ड बाय द एपेक्स, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है ये टेंडर एपेक्स को। टेंडर एपेक्स का मतलब होता है जो एपेक्स, इसका जो टॉप पार्ट है वो बहुत नाजुक पार्ट होता है, टेंडर का मतलब होता है नाजुक, ये नाजुक सा पार्ट होता है एपेक्स वाला, इसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। एंड ऑल्सो इसका जो सॉइल के अंदर ये जा रहा है उसके लिए रास्ता बनाता है, ठीक है। रूट कैप जो होती है ना, सॉइल के अंदर रूट का रास्ता बना रही होती है। इसके अलावा हमारे पास में होता है कि फ्यू मिलीमीटर्स अबाउ द रूट कैप इज अ रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो ये जस्ट कुछ मिलीमीटर दूर ही मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन होता है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में सेल्स जो होती है बार बार डिवाइड होती रहती है। अगर किसी सेल को बार बार डिवाइड होना होता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो सेल्स हमेशा और हमेशा आपको कैसे दिखाई देंगी, छोटी छोटी दिखाई देंगी, पतली वॉल उनकी दिखाई देगी, मोटी ताजी नहीं होती, बहुत पतली पतली होती है। भाई जिसको ज्यादा भागना होता है, मान लो कि वो पतला होगा तभी तो ज्यादा भाग पाएगा, बहुत मोटा हो जाएगा तो भाग नहीं पाएगा। वैसे यहाँ पर इसको बार बार डिवाइड करना पड़ता है, अपना नंबर बढ़ाना पड़ता है, तो उसके चलते हुए ये कैसी होती है, बहुत पतली पतली होती है, थिन वॉल्ड होती है। एंड इनका प्रोटोप्लाज्म बड़ा डेंस होता है। प्रोटोप्लाज्म में न्यूट्रिशन होता है, इसलिए इनको डेंस होना ही पड़ता है, क्योंकि इतना ज्यादा
इसको भागना पड़ मतलब इतना ज्यादा इसको डिवाइड करना पड़ता है कि भाई इसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, काम भी तो बहुत ज्यादा कर रही है, इसलिए न्यूट्रिशन इसका प्रोटोप्लाज्म है, इसलिए इसका प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस है, बहुत ज्यादा इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है और ये रिपीटेडली डिवाइड करती रहती है। इसके अलावा जो सेल्स होती है वो प्रॉक्सिमल, जो इस रीजन के प्रॉक्सिमल जो रीजन होता है, जो सेल्स होती हैं वो वाली सेल्स हमारे पास में क्या होती है, वो रैपिड इलोंगेशन कर रही होती है, तो इलोंगेट करेंगी, एनलार्जमेंट करेंगी एंड वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रूट की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो रूट की लेंथ बढ़ाने के अंदर रिस्पॉन्सिबल कौन होती है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। इसके अलावा इसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। अब जैसे जैसे सेल्स इलोंगेट होती जाएंगी उसके बाद में वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, मैच्योर भी होती जाएंगी। तो मैच्योर होने के बाद में क्या हो जाएगा कि भैया जस्ट इसके भी प्रॉक्सिमल रीजन कौन सा होगा, इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल रीजन कौन सा होता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास वाला, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के प्रॉक्सिमल रीजन होता है इलोंगेशन, इलोंगेशन का प्रॉक्सिमल होता है मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन के अंदर सेल आके मैच्योर हो जाती है ना, और उसके बाद में यहाँ से निकलने लगते हैं बहुत छोटे 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 वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स, यहाँ से निकलते हैं। रूट हेयर्स का क्या काम होता है कि भाई जो रूट होती है ना वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है पानी मिनरल्स को, है ना, आपने सुना होगा। अभी इन एब्जॉर्प्शन में ही कौन हेल्प कर रहा है हमारे पास में, ये कर रहा है रूट हेयर। तो रूट हेयर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं वाटर को, मिनरल को सॉइल से। यहाँ पर होती है आपकी रूट खत्म। अब आते हैं अपन स्टेम के ऊपर। स्टेम जो होता है, अभी आपको पता है कि भैया देखो हमने बीज बोया, तो बीज बोने के बाद में इस रेडिकल से तो क्या निकल गई, रूट निकल गई, जिसमें से हमारे पास में अगर प्राइमरी रूट बहुत लंबे टाइम तक है तो प्राइमरी रूट आके चलकर ब्रांचेस बना लेंगी, सेकेंडरी बन जाएगी, टर्शरी बन जाएगी, उसको टैप रूट सिस्टम कहते हैं, डाइकॉट में होता है। लेकिन अगर प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है, उसकी ज्यादा उम्र नहीं है बेचारी की, तो वो क्या बनती है, गुच्छे में रूट निकालती है, इसको हम बोलते हैं फाइबरस रूट। इसका डायग्राम भी आपको एनसीईआरटी में गिवन है, ये देखो ये फाइबरस रूट आपके पास में गिवन है, ठीक है। इसके अलावा ये देखो ये मेन रूट है और ये लेटरल रूट है, ये आपके पास में टैप रूट है, ये फाइबरस रूट है और ये आपके पास में एडवेंशियस रूट है। आप देख पा रहे हो तने से रूट निकल रही हैं छोटी 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 छोटी, तो ये एडवेंशियस रूट है। जो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से निकलती है वो एडवेंशियस होती है। तीनों के डायग्राम्स गिवन है ना। अब अपन बात करते हैं हमारे स्टेम की कि भाई हमने ठीक है चलो रूट तो बना ली, अब अपन करते हैं प्लूम्यूल से, सीड के अंदर जो प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है उससे हम क्या बनाते हैं, शूट सिस्टम बना रहे होते हैं। अब ये जो हमारे पास में शूट सिस्टम होता है उसमें केवल स्टेम नहीं होता, उसके अंदर बाकी का जितना भी पार्ट आप प्लांट में देखते हैं, शूट सिस्टम ऊपर वाले पार्ट में ही आपके पास में लीफ भी आती है, फ्लावर भी आते हैं, फ्रूट्स भी ऊपर ही आ रहे होते हैं, तो कंप्लीट शूट सिस्टम होता है ये। तो आपके पास में क्या होता है, स्टेम जो होता है वो एक असेंडिंग पार्ट होता है ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, उसके पास में ब्रांचेस होती हैं, लीफ होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, सब कुछ होता है। ये प्लूम्यूल से डेवलप होता है और एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट प्लूम्यूल होता है वहां से डेवलप होता है, सीड के अंदर से। एंड स्टेम जो होती है उसके ऊपर नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। तो अगर आपने कभी भी स्टेम को देखा होगा एकदम फ्लैट ऐसे बिल्कुल स्लेंडर, मतलब तना ही है, बिल्कुल फ्लैट जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है बेसिकली। अब इसके ऊपर क्या होता है, छोटे 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 ऐसे नोड्यूल जैसे दिखाई देते होंगे आपको, अगर आपने कभी भी फील करा होगा इस तने को, कभी देखना तने को लेकर, है ना, उसके ऊपर ये जो छोटे छोटे नोड्यूल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है इसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ये क्या होते हैं, नोड होते हैं। दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है वो इंटर नोड होता है। जैसे दो शहरों के बीच में या दो स्कूल के बीच में कॉम्पिटिशन, जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, वैसे दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटर नोड, ठीक है। तो हमारे पास में द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न। अभी क्या होता है कि मान लो कि तुमने स्टेम देखा और स्टेम के अंदर ये हमारे पास में नोड्स प्रेजेंट है, यही इसी नोड से ही हमारे पास में क्या होती है, लीफ निकल रही होती हैं। इसी नोड से ही आपके पास में जो आपके स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशंस होकर टेंड्रिल्स बनते हैं, कांटे भी बनते हैं, कांटे भी यहीं से डेवलप होते हैं। यहाँ पर एक एक्सिलरी बड होती है, वहां से निकल रहे होते हैं, और इसके अलावा यहाँ से ही निकल रहे होते हैं, टेंड्रिल्स भी निकल रहे होते हैं। तो थॉर्न्स हो गए, टेंड्रिल्स हो गए, लीफ हो गए, ये सब कुछ कहाँ से निकलती है, यहीं से निकलती हैं, नोड से निकलती है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न कॉल्ड द नोड्स एंड इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स। द स्टेम बियर बड्स व्हिच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। अब स्टेम के ऊपर बड्स प्रेजेंट हो सकती हैं, जिसको हम टर्मिनली या एक्सिलरी बोल सकते हैं। वही सेम चीज कि अगर टर्मिनल के ऊपर यहाँ पर आपके पास में बड प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल बड हो जाती है। अगर आपके पास में साइडों में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सिलरी बड बोलते हैं। ये एक्सिलरी बड कुछ नहीं होती है, इनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है,
और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खास बात ये होती है कि वो बार बार डिवाइड करता रहता है। तो इन्हीं से ही आपके पास में कांटे जैसे स्ट्रक्चर जिसको थॉर्न्स बोलते हैं। देखो कांटे आपको लीफ वाले के अंदर भी मिलेंगे और स्टेम वाले सेक्शन में भी मिलेंगे। लीफ के मॉडिफिकेशन वाले कांटों को हम अलग नाम देते हैं, लेकिन स्टेम वाले मॉडिफिकेशन के जो कांटे होते हैं उनको हम थॉर्न्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो इसका पहले याद रखना है अपन को। तो हमारे पास में टर्मिनल और एक्सिलरी कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा जो स्टेम जनरली जब वो छोटा होता है तो वो यंग होता है तो वो ग्रीन होता है, उसके बाद में वुडी और डार्क ब्राउन होने लगता है। मेन फंक्शन क्या होता है स्टेम का कि भाई स्प्रेड आउट करना, ब्रांचेस बनाना, उसके ऊपर लीफ होना, फ्लावर होना, फ्रूट होना, साथ साथ में वाटर को कंडक्ट करना। जो रूट नीचे से एब्जॉर्ब कर रही है वो सारा का सारा स्टेम लेता है और स्टेम अपनी ब्रांचेस में सब जगह, लीफ में सब जगह वाटर को पहुंचा रहा होता है, मिनरल्स को पहुंचा रहा होता है जो रूट उसको एब्जॉर्ब करके दे रही होती है। साथ साथ में स्टेम के ऊपर जो लगी हुई पत्तियां होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, लेकिन कभी कभार स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करता है। देखो पत्तियां तो सबको पता है फोटोसिंथेसिस करती है क्योंकि वो ग्रीन कलर की होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, पत्ती क्या कहती है, पत्ती जैसे मैं ऐसे याद रखती हूँ इसको कि पत्ती और स्टेम जो होते हैं आपस में हस्बैंड वाइफ होते हैं। अभी पत्ती क्या करती है, खाना बनाती है, ठीक है, पत्नी पत्ती ऐसे है ना। तो अभी पत्ती खाना बनाती है, अभी पत्ती का मूड नहीं कर रहा अभी खाना बनाने का, तो ये क्या करती है ना, बहुत रूठ जाती है। रूठ जाती है तो कभी कभार ना ये बिल्कुल ऐसे चपटी हो जाती है, बिल्कुल बताऊंगी आपको कहाँ पर ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में हमारा जो स्टेम होता है ना ये खाना बनाने लगता है। स्टेम का काम नहीं है खाना बनाना, लेकिन ये स्टेम खाना बनाने लगता है, मतलब मॉडिफिकेशन हो जाता है यहाँ पर स्टेम का। तो स्टेम फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है अगर इसको जरूरत पड़े तो। इसके अलावा जो कुछ स्टेम्स होते हैं वो स्टोरेज ऑफ फूड भी करने लगते हैं, ये भी इसके मॉडिफिकेशन है ना। स्टोरेज ऑफ फूड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्टेम का काम सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये भी कर सकते हैं। प्रोटेक्शन देना, साथ साथ में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर भी हेल्पफुल होना। तो ये इसके मॉडिफिकेशंस होते हैं। अपन बात करते हैं स्टेम के मॉडिफिकेशंस के ऊपर। तो एनसीईआरटी में कुछ मॉडिफिकेशंस दे रखे हैं, इसको मैंने बिल्कुल टैबुलर फॉर्म के अंदर आपके लिए लिखा हुआ है, दैट इज दिस, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में देखो स्टेम के तीन तरीके के मॉडिफिकेशंस होते हैं। एक होता है कि हमारे स्टेम जो होते हैं ना वो अंडरग्राउंड होते हैं। अगर अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर कोई, मतलब स्टेम वैसे अंडरग्राउंड होता नहीं है, लेकिन अगर अंडरग्राउंड स्टेम हो जाए तो वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा सब एरियल मॉडिफिकेशन भी होते हैं, मतलब आधा मतलब ग्राउंड में आधा बाहर, वो सब एरियल होते हैं। कुछ होते हैं जो एरियल होते हैं बिल्कुल, मतलब हवा में ही आपको दिखाई देंगे, वो वाले मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, जैसे आपको टेंड्रल्स एंड थॉर्न्स वगैरह दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन हमारे पास में होता है अंडरग्राउंड स्टेम का। अगर कोई स्टेम अंडरग्राउंड हो चुका है, अंडरग्राउंड है, तो वो अपना क्या फंक्शन परफॉर्म करने लगता है, फूड स्टोरेज करने लगता है। तो अगर स्टेम फूड को स्टोर करने लग गया तो उस कंडीशन में आप जो पोटैटो खाते हो, आलू खाते हो, आलू कुछ नहीं है, तना ही है, आप तने को ही खा रहे हो। वो मोटा इसलिए हो गया क्योंकि उसने अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखा हुआ है। टर्मरिक, हल्दी जो आप देखते हो, अदरक आप देखते हो, ये सब तना ही है। कोलोकेशियन, जमीकंद भी इसके आपको एग्जांपल याद करने हैं। देखो एग्जांपल रटने हैं, उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब आप टेक्निक लगा के रटना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, है ना। बाकी मैं इस चैनल के ऊपर आपको टेक्निक्स भी बताती रहूंगी, क्योंकि अब ये वाला लेक्चर जो है वो ज्यादा बड़ा तो नहीं कर सकते हम टेक्निक बता के, इसलिए थोड़ा सा रट्टाफिकेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। आप बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको बताती रहूंगी मैं टेक्निक्स भी, ठीक है। तो जमीकंद, कोलोकेशिया हमारे पास में हो गया, पोटैटो, टर्मरिक एंड जिंजर हमारे पास में हो गया। अभी हमारे पास में क्या होता है, ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन, क्या क्या मतलब होता है, ये भी एक तरीके का स्टेम का मॉडिफिकेशन ही होता है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि हमारा प्लांट जो होता है उसको अनफेवरेबल कंडीशन में भी टिका के रखना, उसको हेल्प करना, तो हेल्प टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी प्लांट को सर्वाइव कराए रखना काम होता है पेरेनेशन का, ठीक है। ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन जो होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका एग्जांपल कुछ गिवन नहीं है। टेंड्रिल्स की अगर अपन बात करें तो टेंड्रिल्स का काम ही होता है प्लांट को क्लाइंब कराने का। तो कोई भी प्लांट जो होता है अगर उसको क्लाइंब करना है, चढ़ना है ऊपर, तो उसमें टेंड्रिल्स जो होते हैं वो पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो बड़े हेल्प करते हैं। ये स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं ग्रेप वाइन एंड साथ साथ कुकुम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन। थॉर्न्स की बात करें तो थॉर्न्स में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में एक्सिलरी बड होती है, एक्सिलरी बड जो होती है यहाँ से आपके पास में कांटे जैसी स्ट्रक्चर निकल रही होती है। ये कांटे थोड़े मोटे मोटे होते हैं, तो आपको ये इतना याद रखना कि जो स्टेम वाले मॉडिफिकेशन के जो कांटे होते हैं वो थोड़े मोटे मोटे होते हैं। पत्ती वाले जो कांटे आएंगे वो स्पाइन्स आएंगे, वो पतले पतले एकदम तीखे तीखे होंगे। यहाँ थोड़े मोटे मोटे होते हैं और किसमें होते हैं, बोगनवेलिया एंड सिट्रस, बोगनवेलिया एंड सिट्रस, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो
जैसे अब मैं इसको ऐसे याद करवा सकती हूँ, टेक्निक है मेरे पास में कि सीबीटी मोड ऑफ पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो आप याद कर लो कि सी फॉर हमारे पास में सिट्रस होता है, बी फॉर बोगनवेलिया, टी फॉर थॉर्न्स। तो थॉर्न्स के एग्जांपल्स होते हैं बोगनवेलिया एंड सिट्रस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में तना जो होता है ना, कभी कभार फ्लैट हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है ना, और सिलेंड्रिकल भी हो जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो रहा है, क्यों हो जाता है वो? क्योंकि पत्ती जो होती है वो खाना बनाने से इनकार कर देती है, तो बेचारे को खुद को ही क्या करना पड़ता है, पत्ती जैसा आकार धरना पड़ता है। अब पत्ती की साइज देखो आप, पत्ती का जो ऊपर का लेमिना होता है, अगर आप ये पत्ती देखोगे कितना फ्लैट फ्लैट है, ये देखो कितना फ्लैट फ्लैट है। क्यों है ये फ्लैट? इतना सरफेस इसको क्यों अपना प्रोवाइड करवा रखा है इसने? ताकि ये खाना बना सके। क्योंकि देखो सनलाइट पूरी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगी तभी तो खाना बना पाएगी। इसलिए इसका अपना जो चौड़ाई है, इसने पत्ते की जो चौड़ाई होती है वो ज्यादा कर रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को ट्रैप कर सके। अब तना तो क्योंकि इतना ज्यादा चौड़ाई वाला होता नहीं, वो तो बिल्कुल संकरा सा होता है, इसलिए ये क्या करता है, अपने मॉडिफिकेशन के अंदर बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है। फ्लैट और फ्लैशी अगर हो गया या सिलेंड्रिकल अगर हो गया तो उस कंडीशन में ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उसके एग्जांपल्स होते हैं ओपनशिया, अगर आपने देखी हो, कैक्टस को देखा हो तो वो भी, उसका तना भी फ्लैट ही होता है। एंड यूफोर्बिया हमारे पास में एग्जांपल एनसीईआरटी का ही है, फ्लैशी हो जाता है उसमें तना, तना जो होता है ना फ्लैशी फ्लैशी हो जाता है। तो ये इसके एग्जांपल होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास में सब एरियल मॉडिफिकेशंस होते हैं तने के, सब एरियल मॉडिफिकेशंस में क्या होता है कि रनर का एग्जांपल आप एक बार के लिए आप एग्जांपल याद कर लो, बाकी आपको क्या होता है रनर स्टोलन, इसका मैं एनसीईआरटी से रीड करवा दूंगी। रनर में क्या होता है, इसके एग्जांपल होते हैं ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है ना। इसको याद करने की जो भी आपके पास में टेक्निक है आप इसे याद कर सकते हो। स्टोलन के एग्जांपल होते हैं मिंट एंड जैस्मिन, जिसमें आप याद कर सकते हो भी स्टोल करना, स्टील करना, मतलब चुरा लेना। क्या चुरा लिया आपने जैस्मिन के फ्लावर चुरा लिए और पुदीना चुरा लिया। मिंट को पुदीना कहते हैं ना, हाँ जो भी है। तो मिंट आपने चुरा लिया और जैस्मिन आपने चुरा लिया, तो स्टोल आपने कर लिया। ऑफसेट का मतलब यहाँ पर अपने पास में हो जाता है आइकॉर्निया एंड पिस्टिया। पिस्टिया और आइकॉर्निया दो एग्जाम्पल होते हैं ऑफसेट के, ये बहुत ही ज्यादा चर्चित एग्जाम्पल्स हैं और ये तो बहुत बार रिपीट होते हैं। मतलब आपको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पक्का देखने को मिल सकता है ऐसे। सकर के अंदर आपके पास में होता है बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम, इसको आप याद कर सकते हो। बनाना एंड पाइनएप्पल जो होता है, आप जैसे आप इनके जूस पीते हो या शेक पीते हो तो आप क्या करते हो, स्ट्रॉ डाल के सक करते हो, तो वैसे आप इसको याद कर सकते हो बनाना एंड पाइनएप्पल को, है ना। उसके बाद में क्राइसेंथेमम, अगर खराब निकल गया तो आप रोने लग जाते हो कि भाई बनाना पाइनएप्पल शेक खराब निकल गया, क्राइसेंथेमम, है ना, तो आप रोने लगते हो। तो इस तरीके से आप याद करो। अभी रनर क्या होता है देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर देखिए, यहाँ पर ये मैंने ऑरेंज कलर से जिसको भी हाईलाइट कर रखा है वो है हमारे पास में सब एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम के। जैसे कि आपके पास में अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं ऑन some plants such as grass and strawberry, वो क्या करते हैं, spread to new niches and when older plants die न्यू प्लांट्स वर फॉर्म्ड। तो ओल्ड प्लांट्स जब मर जाते हैं तो नए प्लांट फॉर्म होते हैं जैस्मिन मतलब ग्रास और स्ट्रॉबेरी के अंदर, ठीक है। प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन के अंदर स्लेंडर लेटरल ब्रांच जो होती है अराइज करती है फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड। अब इसका क्या मतलब है कि मान लो तुम्हारे पास में ये स्टेम था, ठीक है। अब उसके पास में क्या होता है, तुम्हारे पास में एक साइड में एक ब्रांच निकलती है, इसकी लेटरल ब्रांच निकलती है। वो सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले वो ग्रो करती है, ग्रो करने के बाद में वो ग्राउंड को टच करती है। तो सबसे पहले वो ऊपर की साइड ग्रो करेगी, उसके बाद में ग्राउंड को टच कर जाएगी। फिर से तुम्हारे पास में एक प्लांट होता है, उसके बाद में भी यही होता है, ऊपर ग्रो करती है फिर वापस में ग्राउंड को टच कर जाती है। तो कुछ इस तरीके से एक आर्क बनती है, आपने देखा होगा ये आर्क बन रही है ना, कुछ इस तरीके का ये आर्क बन रहा है। जैसे आप बनाते हो मैथ्स के अंदर आर्क बनाते हो, वैसे आर्क जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो उसको हम बोल रहे होते हैं क्या, स्टोलन बोल रहे होते हैं। इसके अलावा लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ फ्लावर्स, टफ्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि अगर मान लो तुम्हारे पास में कोई लेटरल ब्रांच है, लेटरल ब्रांच जो होती है उसके पास में इंटरनोड्स कम होंगे और हर नोड के ऊपर अगर आप हर नोड से मान लो ये है तुम्हारे पास में, ये नोड है, ये नोड है, यहाँ पर आपको पत्तियों का गुच्छा दिखाई दे रहा है, पत्तियों का गुच्छा दिखाई दे रहा है और इंटरनोड बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है, तो आपको क्या दिखाई देंगी, पत्तियां बहुत गुच्छे में दिखाई देंगी। तो टफ ऑफ यहाँ पर आपके पास में लीव्स रोजेट ऑफ लीव्स बन जाता है और आपके पास में रूट भी इसकी कैसी होती है, गुच्छे में प्रेजेंट होती है, यानी टफ ऑफ रूट्स दिखाई देती है। ये एक्वेटिक प्लांट किसमें, आइकॉर्निया एंड पिस्टिया में दिखाई देता है। ये ऑफसेट कंडीशन होती है। बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम कंडीशन में आपको सकर मिल रहा होता है, जहां पर क्या होता है, लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल एंड देन कम ऑब्लिक। अब जैसे कि हमने स्टोलन में करा था, स्टोलन में हमने आर्क बनाई थी कि पहले ऊपर ऊपर ग्रो कराया फिर इसको ग्राउंड पे टच करवाया। इसके जस्ट उल्टा आपको सकर में करना है ना, एस फॉर स्टोलन एस फॉर सकर, उल्टा करना आपको नीचे नीचे ग्रो करवाना, सबसे पहले नीचे ग्रो करवा के और उसको फिर अचानक से ऊपर ले आना है, कुछ इस तरीके
तरीके से उल्टा करना है, वो ऊपर ग्रो करके नीचे टच करती है, ये नीचे से ग्रो करके ऊपर आता है, तो कुछ इस तरीके से ही होता है। तो ग्रो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, बीनीथ द सॉइल ग्रो करता है, एंड देन वो ऑब्लिकली ऊपर की तरफ आ रहा होता है और आकर अपने अंदर इसके अंदर लीफ जो होती है वो आके डेवलप हो जाती है। तो ये सक्कर कंडीशन हो जाती है बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम में ऐसा होता है। हालांकि ये सब चीजें इतनी नहीं पूछेंगे, जस्ट बिकॉज एनसीईआरटी में गिवन है तो मैंने बता दिया। तो अभी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के अंदर आप देखेंगे स्टोरेज के लिए आपके पास में ये 3 गिवन है। जिंजर, आप जो भी स्टोरेज वाला पार्ट देखोगे ना मोटा मोटा होता है। अदरक देखो कितनी मोटी है, जमीकंद कितना मोटा होता है, पोटैटो कितना मोटा है। मोटा मोटा इसीलिए क्योंकि इसमें स्टोर किया हुआ है खाना। इसके अलावा आपके पास में सपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे कि एक्सिलरी बड जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है टेंड्रिल में। तो टेंड्रिल्स भी एक तरीके से सपोर्ट ही कर रहे हैं किसी प्लांट को क्लाइंब करने के लिए। इसके साथ में हमारे पास है बोगनविलिया एंड इसके अंदर प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब जो कांटे आपके पास में उगे हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, जैसे आप देखो यहाँ पर कि आपके पास में क्या होता है, जैसे ये क्या होती हैं, नोड्स होती हैं, है ना। नोड्स के पास पास ही छोटे छोटे आपको क्या दिखाई देंगी, बर्ड्स दिखाई देंगी। इन छोटी छोटी बर्ड्स से आपके निकलते हैं कांटे, और इन नोड्स से क्या निकल रहे होते हैं आपके पास में, इन नोड्स से आपकी पत्तियां निकल रही होती है। इन छोटी छोटी जो आपको दिखाई दे रहे पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है एक्सिलरी बर्ड्स भी कहते हैं। इनसे कांटे भी निकल सकते हैं, इनसे टेंड्रिल्स भी निकल सकते हैं। तो एक्सिलरी बर्ड से ही टेंड्रिल्स निकलते हैं, उसी से ही आपके कांटे यानी कि थॉर्न्स निकल रहे होते हैं। तो स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन आपके पास में दिखाई देता है, एंड ये बोगनविलिया हो जाता है। और ये हमारे पास में क्या होता है, रूट अराइजिंग फ्रॉम द नोड्स, ये आपको गिवन है स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो बेसिकली अगर आप देखते हो ये ऑक्सैलिक स्पीसीज का आपको गिवन है यहाँ पर एग्जांपल। तो जब आप ये देखते हो यहाँ पर कि भाई देखो कि ये जो स्टोलन, ऑफसेट, सक्कर, ये सब कुछ जो भी है, रनर है, ये सब कुछ क्या हेल्पफुल करते हैं, किसमें हेल्पफुल होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, प्लांट के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, कि प्लांट आगे से आगे बढ़ता रहे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक तरीके का काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन ही हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी रिस्पॉन्सिबल ये होते हैं। तो ये आपके पास में हो गए सारे के सारे स्टेम के मॉडिफिकेशंस। अब अपन चलते हैं सीधे के सीधे लीफ के ऊपर। तो अभी लीफ क्या कहती है, देखो अब शूट सिस्टम के अंदर हमारे पास में स्टेम हो गया, स्टेम के बाद में लीफ आती है। लीफ क्या होती है, लेटरल होती है, जनरली फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम के ऊपर उग रहा होता है। अब ये डेवलप का होता है नोड के ऊपर और बियर्स अ बड इन इट्स एक्सियल। अभी क्या होता है, मान लो ये है हमारा स्टेम, यहाँ से ये हमारे पास में नोड था, यहाँ से पत्ती निकल गई। इस पत्ती के एक्सियल पार्ट में यहाँ पर आपके पास में क्या होती है, बड प्रेजेंट होती है। एक्सियल हिस्से में बड प्रेजेंट होती है। ये बड क्या होती है आपके पास में, ये बड क्या होती है, एक्सिलरी बड ही होती है, जिससे आपके मतलब जो कांटे वांटे होते हैं वो सब कुछ निकल रहे होते हैं। तो इसके पास में बड प्रेजेंट होती है, इसको एक्सिलरी बड कहते हैं, जो कि डेवलप होती है, आगे चल के ब्रांच भी बना सकती है किसी और मतलब तने की। इसके अलावा जो आपके पास में होता है कि ये ओरिजिनेट होती है, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज्ड इन द एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक्रोपिटल, ए फॉर ए सबसे पहला लेटर है ABCD का, है ना। तो ऐसे समझो कि भाई हम क्या करते हैं ना, सबसे फर्स्ट आने के लिए भागते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है एक्रोपिटल मॉडल, इसके अंदर क्या होता है कि मान लो आपकी पत्तियां जो ग्रो करी हैं, वो नीचे जो ग्रो करती हैं वो सबसे पुरानी पत्ती होती है, फिर और नई पत्ती आती है ना, फिर और नई पत्ती आती है। तो जितनी नई पत्तियां आएंगी वो छोटी छोटी पत्तियां होंगी, है ना। छोटी छोटी पत्तियां आपको ऊपर दिखाई देंगी, बड़ी बड़ी जो मेच्योर बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, ओल्ड पत्तियां, वो आपको नीचे दिखाई देंगी। तो हम क्या करते हैं ना, आगे की तरफ भागते रहते हैं। तो जो नई नई पत्तियां जोड़ रहे हैं, हम आगे की साइड जोड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम एक्रोपिटल ऑर्डर। तो एक्रोपिटल ऑर्डर जो होता है ये हमारे हमेशा लीव्स जो होती हैं इस तरीके से ओरिजिनेट होती हैं और इसी तरीके से अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अगर एक टिपिकल लीफ का पर्टिकुलर वो देखें कि कैसी दिखती है हमारे पास में लीफ, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है लीफ का बेस, एक होता है पिटियोल और एक होता है लैमिना। देखो भाई आपके पास में ये जो लीफ आपके पास में गिवन है, ये आपके पास क्या है कि ये है पिटियोल, है ना, और ये होता है आपके पास में लीफ का बेस। ये जो तना आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जो होती है वो लीफ की बेस भी प्रेजेंट होती है। मतलब लीफ का एक बेस होता है जहां से लीफ ओरिजिनेट हो रही होती है ना। तो लीफ का बेस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, फिर डंडी जैसी स्ट्रक्चर आपको पिटियोल दिखाई दे रही है, फिर आपको ये पत्ता दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं लैमिना, ठीक है। इसको लैमिना बोलते हैं, लीफ ब्लेड भी बोल सकते हैं। इसके अलावा साइड में आपको छोटू सा दिखाई दे रहा है, एक पत्ती जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको स्टिप्यूल कह देते हैं अपन। और यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर आपके पास में एक्सिलरी बड होता है, जो कि इसके एक्सियल पार्ट में प्रेजेंट होता है, लीफ के एक्सियल पार्ट में, लीफ के जस्ट पास वाले पार्ट में आपके पास में प्रेजेंट होता है। अब इसके अलावा अपन बात करें कि जो हमारा जो लीफ का बेस प्रेजेंट होता है, अब कभी कभार क्या होता है, लीफ का बेस जो होता है
वो मतलब लीफ के बेस के ऊपर ही क्या होता है हमारे पास में लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई होती है, स्टिप्यूल। मतलब एक बड़ी पत्ती के साइड में एक छोटी सी पत्ती जैसी स्ट्रक्चर लगी होती है, बहुत छोटी सी होती है, इसको स्टिप्यूल कह देते हैं। मोनोकॉट्स में ये जो लीफ का बेस होता है ये क्या करता है, एक्सपांड हो जाता है, और जो ये तना होता है ना इसको कवर कर लेता है, फुली नहीं हाफ कवर कर लेता है, पार्शली कवर कर लेता है, या फिर हो सकता है फुली भी कवर कर ले। तो ये जो अगर लीफ का बेस है ये एक्सपैंड होकर फैल कर तने को कवर अप कर ले, आधा या पूरा जैसे भी, इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कभी कभार मतलब फैल जाता है, शीत बना लेता है ना। तो इस ये हमारे पास में हो जाता है। अच्छा, इस कंडीशन को यहाँ पर कुछ बोल नहीं रखा है, चलो कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं कि भाई कुछ कुछ में तो ऐसा होता है कि भाई ये कंप्लीटली फैल जाए और शीत जैसी स्ट्रक्चर बना ले स्टेम को पूरी तरीके से, या फिर पार्शली या पूरा कंप्लीट तरीके से इसको कवर अप कर ले। मोनोकॉट्स में ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ये लीफ बेस जो होता है वो स्वोलन हो जाता है, मतलब फूल जाता है, सूजन आ जाती है उसके अंदर, स्वोलन हो जाता है। स्वोलन होने के बाद में आपको ये दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं पल्विनस बोलते हैं। तो मोनोकॉट्स में आपको याद रखना है कि ये फैलकर शीत जैसी स्ट्रक्चर बना ले, तने को आधा या पूरा कवर कर ले, मोनोकॉट्स के अंदर, कंफ्यूज नहीं होना इधर। दूसरा, पल्विनस कब बनाता है, पल्विनस हमारे पास में बनता है लेग्यूमिनस प्लांट में। अब देखो इसको याद करने की टेक्निक है, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं ना उसका एग्जांपल होता है पी प्लांट, मटर जो हम खाते हैं, पी फॉर पी एंड पी फॉर पल्विनस। तो पल्विनस पी प्लांट में मिलता है, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, जहां पर जो लीफ का बेस होता है वो थोड़ा सा स्वोलन हो जाता है। पीटियोल जो होती है वो क्या करती है, ब्लेड को, ये जो ये कंप्लीट लैमिना होता है ना इसको ठहराए हुए रखी हुई है, और इसको हवा के साथ साथ में ऐसे झुलाती रहती है ना। तो लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पिटियोल अलाउ करती है हमारे लीफ ब्लेड को फ्लटर करने के लिए विंड के अंदर। इसके साथ साथ में लीफ की पत्ती जो उसका जो सरफेस होता है उसको कूल डाउन करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है, फ्रेश एयर लाने के लिए लीफ की सरफेस के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। लैमिना और लीफ प्लेट जो होता है वो ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट होता है, फैला हुआ पार्ट होता है, जिसके ऊपर वेन और वेनलेट्स होते हैं। तो अगर आप कभी भी पत्ती देखोगे तो पत्ती हमेशा और हमेशा आपको ऐसी दिखाई देंगी। देखो इस तरीके से आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर एक बीच से जो निकल रही है इसको बोलते हैं मिड रिब, और इसकी साइड से निकलने वाली जो होती है इसकी वेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे हमारे हाथों में नहीं होती वेन, हमारी जो मेन आर्टरी होती है लेट्स से, या मेन वेन जो होती है, वेन से हमारे आगे जो है इसकी ब्रांचेस निकल रही होती है, वैसे हमारे पास में यहाँ पर होता है मेन, जो यहाँ पर बीच का जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं मिड रिब, है ना। ये भी एक प्रकार की वेन ही होती है, लेकिन बड़ी वाली वेन होती है, मिड रिब बोलते हैं। इसकी ब्रांचेस को हम बोल रहे होते हैं ये वेन्स होती हैं, और इसके अंदर भी अगर आप थोड़ा सा जूम इन करके देखो तो इसकी जो ये वेन्स होती हैं इनसे भी छोटी 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 ब्रांचेस आगे और निकली हुई होती हैं, इसको बोलते हैं वेनलेट्स। ये क्या काम करती हैं, वेन और वेनलेट्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। देखो वेन और वेनलेट्स जो होती हैं वो इस पत्ते को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, जैसे हमारे शरीर को बोन्स रिजिडिटी प्रोवाइड करती है वैसे इसको भी रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। और साथ साथ में यहाँ से जो पानी आएगा, रूट से जो पानी आ रहा है वो पत्ती के अंदर हर पार्ट में जाता है, मतलब स्टेम पे ये लगी हुई है तो स्टेम के अंदर पानी आया, पानी आकर वो मिडरिब में जाता है। मिडरिब के साथ साथ में ये आगे जो आपको दिखाई दे रही है वेन्स, यहाँ पर भी जाता है, और साथ साथ में वेन के साथ साथ ये आगे जो और छोटी छोटी ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है वेनलेट्स, इनके अंदर भी पानी जाता है। तो पानी हर जगह ट्रांसपोर्ट कर पाए, पत्ती के इस हिस्से से लेकर इस हिस्से तक पूरे सरफेस को पानी पहुंच पाए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वेन और वेनलेट्स, जो रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड मटेरियल, ये सब कुछ काम करता है। शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ द इंसिजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट डिफरेंट लीव्स। बहुत सारी टाइप के लीफ के अंदर शेप भी अलग होती है, लेमिना का इंसिजन भी अलग अलग होता है। अब लेमिना क्या है, लेमिना तो ये लीफ ब्लेड हो गया, इसका इंसिजन मतलब अगर पत्ती अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे नीम की पत्ती आपने देखी होगी तो उसमें ऐसे ऐसे पत्तियां लगी हुई होती हैं, अगर आप देखोगे है ना, तो उसमें क्या होते हैं, एक बड़ी सी आपको डंडी दिखाई दे रही है, उसमें छोटी 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 पत्तियां लगी हुई होती है, इसको हम बोल देते हैं क्या, हालांकि ये एक पूरा का पूरा पत्ता था, इस पूरे पत्ते को मैं ऐसे कैंची लगा के टुकड़े टुकड़े कर दूं, मतलब पूरा टुकड़ा टुकड़ा नहीं करना, जस्ट इसमें बीच में मिडरिब होती है, या तो मैं उसको कैंची लगा के पूरा मिडरिब तक ले आऊं, या फिर मैं उसकी कैंची यहाँ यहाँ ही लगाऊं, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे कटेगा हमारा पत्ता। तो पत्ते के ऊपर जो कट लगा हुआ है जिसको हम बोल देते हैं क्या, इंसीजन। अगर ये इंसीजन मिडरिब को टच कर रहा है तो क्या होगा, छोटी छोटी लीफ बन जाएगी, अलग से सेपरेट सेपरेट लीफ बन जाएगी, है कि नहीं। अगर इंसीजन पूरा मिडरिब तक नहीं आया, बीच तक इंसीजन नहीं पहुंचा, तो इस पत्ते की बाउंड्रीज के ऊपर ही आपको कट्स दिखाई देंगे। तो ये हमारे पास में दो प्रकार से हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं वेनिशन। वेनिशन मतलब बेसिकली क्या होता है कि लैमिना के अंदर जो वेन होती है, वेनलेट्स होती है, इनका अरेंजमेंट हम बोल रहे होते हैं। लेकिन
जो हमारे पत्ते होते हैं, है ना, वो किस प्रकार से अरेंज्ड है, उसमें इन सीजन किस तरीके से लगा हुआ है, पूरा मिडरिप तक पहुंचा हुआ है या मिडरिप तक नहीं पहुंचा हुआ है, इसके हिसाब से हमारे पास में पत्तियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे वेनेशन, वेनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब होता है जो भी आपके पत्ते में वेन या वेनलेट्स होती हैं, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, उसको हम वेनेशन कहते हैं। वेनलेट्स जो होती है वो एक नेटवर्क अगर फॉर्म करे, लेट्स सपोज कि मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया है ना, यहाँ पर आपको मैंने ये दिखाया, ये जो आपको पत्ती दिखाई मैंने, ये पत्ता जो मैंने आपको दिखाया, इसमें क्या होता है, मिडरिप आता है और मिडरिप से जो होती है छोटी छोटी वेन्स निकल रही होती है और वेनलेट्स जो होती हैं छोटी छोटी ब्रांचेस बना रही होती है। तो ये पूरा नेटवर्क बन रहा है। अगर ऐसा नेटवर्क बनता है, इस तरीके के वेनेशन को हम बोल देते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर मान लो ये पत्तियां जो है, इस पत्ती के अंदर जितनी भी वेन्स निकल रही हैं वो बिल्कुल ऐसे पैरेलल है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल निकल रही है, इसमें कोई जाल जैसी स्ट्रक्चर नहीं बन रही, आगे कोई ब्रांचेस ब्रांचेस नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल वेनेशन बोल देते हैं। तो वेनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट, एक होता है पैरेलल। ठीक है, तो ये आपके पास में एग्जांपल इसके हो जाएंगे। तो पैरेलल वेनेशन जो होते हैं वो जनरली आपको मोनोकॉट्स में दिखाई देते हैं, मतलब ऐसी पत्तियां आपको मोनोकॉट्स की दिखाई देंगी। और जनरली जो आपको ये प्लांट्स दिखाई देते हैं वो जिसमें जाल लगा हुआ था पूरा रेटिकुलेट, कभी भी किसी पत्ती को देख लेना आप, रेटिकुलेट वेनेशन जिसमें होता है वो डाइकॉट की पत्ती होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गए। अभी हमारे पास में टाइप ऑफ लीफ की बात करें तो बड़े क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। लीफ जो होती है हमारे पास में दो प्रकार की हो सकती है, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। अभी सिंपल और कंपाउंड हमने ऐसे डिफाइन करा कि इन सीजन जो हमने कट मारा है वो मिडरिप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो अभी हमारे पास में अगर सिंपल पत्ती है तो उसके अंदर क्या होगा कि या तो पूरा का पूरा लैमिना ऐसे का ऐसे रहेगा, या फिर मैंने इंसीजन लगाया भी है तो इसका इंसीजन जो है ना वो कुछ इस तरीके से, मतलब पूरे पत्ते को छोटी छोटी लीफलेट्स में कट नहीं करा, मतलब छोटे छोटे और पत्तों में कट नहीं कर रहा है, जस्ट उसकी बाउंड्रीज ही कट करी है मैंने, है ना, मिडरिप तक इसके इंसीजन नहीं पहुंचे हैं। तो अगर ऐसी दो प्रकार की पत्तियां होंगी तो इसको हम बोलते हैं सिंपल टाइप की पत्ती। लेकिन मान लो कि मैंने अगर ये पत्ती है और इस पत्ती के अंदर ये मिडरिब है, मैंने कट लगाए और यहां तक पूरा पहुंचा दिया, यहां तक पूरे कट लगा दी, तो आप खुद बताओ इतने कट लगने के बाद में यहाँ से छोटी 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 पत्तियां तो निकल आएंगी ना, छोटी छोटी पत्तियां और निकल आए तो इस वाली पत्ती को हम बोल देते हैं कंपाउंड पत्ती। मतलब थी तो एक ही पत्ती लेकिन उसके अंदर हमने और पार्ट्स बना दिए जस्ट बिकॉज आर इन सीजन। ठीक है, तो इन सीजन जो होता है अगर वो मिडरिप तक पहुंच जाए, मिडरिप तक ना पहुंचे तो हम बोल देते हैं सिंपल, मिडरिप तक पहुंच जाए और उसको बहुत छोटी 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 पत्तियों में डिवाइड कर ले, मतलब इसको बोलते हैं लीफलेट्स, अगर उसमें डिवाइड कर दे तो उसको बोलते हैं कंपाउंड पत्ती। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि भाई ये स्टेम है और स्टेम से निकल रही होती है हमारी ये पत्ती, इसके साइड में होता है एक्सिलरी बड। अब देखो, अब आप बोलोगे कि भाई ठीक है ये स्टेम के पास से जो निकली हुई पत्ती होती है इसमें तो एक्सिलरी बड होगा। अब आप ये बताओ कि अगर आपने इसी पत्ती के अंदर आपने इंसीजन डाल दी इस तरीके से, है ना, और आपसे कोई पूछे कि इंसीजन डालने के बाद में जो मिडरिप तक पहुंच गए, इंसीजन डालने के बाद छोटी छोटी जो लीफलेट्स बनी है, क्या उनके बाजू में भी एक्सिलरी बड होगा? नहीं, उनके बाजू में एक्सिलरी बड नहीं होगा, क्योंकि ये पत्तियां जो है वो इसके मिडरिप से निकल रही हैं। ये पत्तियां कहां से नहीं निकल रही, ये पत्तियां स्टेम से नहीं निकल रही हैं, ये पत्तियां मिडरिप से निकल रही है। अगर मिडरिप से निकल रही हैं तो वहां पर एक्सिलरी बड नहीं होता, एक्सिलरी बड कहां होता है, इस स्टेम के ऊपर होता है। तो अगर आपको कंपाउंड पत्ती की बात करी जाए तो कंपाउंड पत्ती में जो भी ये लीफलेट्स निकलती हैं, ये छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं, इनके बाजू के अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब एक्सिलरी बड प्रेजेंट नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर लिखी गई है, ये प्रीवियस क्वेश्चन भी है। अभी हमारे पास में जैसे सिंपल और कंपाउंड हमारे पास में होता है, तो सिंपल और कंपाउंड में, सिंपल तो चलो खैर बहुत नॉर्मल हो गया, कंपाउंड में भी दो प्रकार के कंपाउंड हो सकते हैं। पहला होता है पिन्नेटली कंपाउंड होता है हमारे पास में, एक होती है पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड तो बिल्कुल जैसे ऐसे नॉर्मल, जैसे आपने देखा कि भाई ये जो मिडरिब होती है इसमें से हमने कट लगाया और छोटी 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 ये लीफलेट्स निकल गई, तो पिन्नेटली कंपाउंड होती है। लेकिन अगर आपने देखा पाल्मेटली कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड में अगर आप देखोगे बिल्कुल पाम की तरह, जैसे यहाँ पर एकदम जॉइंट है और साइड से आपकी छोटी छोटी पत्तियां निकल रही हैं, एक जॉइंट पार्ट से बहुत सारी पत्तियां निकल रही है, इसको बोलते हैं पाम जैसी स्ट्रक्चर। तो आप देखो ये बिल्कुल कॉमन मिडरिब है, यहाँ से छोटी 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 पत्तियां ऐसे निकल रही हैं, इसको पाम जैसी स्ट्रक्चर बोलते हैं, पामेट बोलते हैं। पिन्नेटली कंपाउंड का एग्जांपल होता है नीम, जो आप अपने आसपास देखते हो, इसको हम बोलते हैं रेकिस। जो मिडरिब होती है, जब उसके अंदर पूरा मिडरिब तक इंसीजन पहुंच जाए और वो छोटी छोटी लीफलेट्स बनाने लगे तो हम उसको अकेले से क्या बोलते हैं, उस मिडरिब को मिडरिब नहीं बोलते, अब हम क्या बोलते हैं, रेकिस बोलने लगते हैं जब उसके इंसीजन मिडरिब तक पहुंच जाए तो मिडरिब रेकिस में कन्वर्ट हो जाती है। इसका एग्जांपल नीम होता है। और पामेटली के अंदर जो एग्जांपल होता है वो सिल्क कॉटन एग्जांपल होता है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिल्क कॉटन, इसका एग्जांपल होता है, मतलब टॉप के ऊपर बिल्कुल, है ना, टिप के ऊपर, पिटियोल के बिल्कुल टिप के ऊपर बहुत सारी लीफलेट्स प्रेजेंट हो तो
आपके पास में हो जाता है पामेटली। ठीक है, अब आती है फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी का मतलब होता है कि पैटर्न की अरेंजमेंट, भाई स्टेम के ऊपर किस तरीके से हमारी पत्तियां लगी हुई हैं। अगर स्टेम के ऊपर पत्तियां जो हैं वो इस तरीके से लगी हुई हैं, लेट्स से कि इस तरीके से कि एक यहाँ लगी, एक यहाँ लगी, एक यहाँ लगी, एक यहाँ लगी, मतलब पत्तियां जो हैं हर एक नोड पे तो लग रही हैं बट ऑल्टरनेट तरीके से लग रही हैं, मतलब एक इस साइड लग रही हैं, एक इस साइड लग रही हैं, ये ऑल्टरनेट तरीके से लग रही हैं। तो इस तरीके को बोल देते हैं हम ऑल्टरनेट वाला फाइलोटेक्सी। दूसरा हमारे पास में ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हो गया, और दूसरा हमारे पास अरेंजमेंट होता है कि मान लो ये नोड है, इसके ऊपर पत्ती लगी, एक इस साइड लगी, एक इस साइड लगी, बिल्कुल ऑपोजिट, यहाँ पर भी लगी, हाँ यहाँ पर भी लगी, तो इसके नाम के अनुसार ही हम इसको क्या बोलते हैं, ऑपोजिट टाइप का अरेंजमेंट। और एक प्रकार का हमारे पास में हो जाता है क्या, एक होता है होल्ड टाइप का, मतलब आपके पास में दो नोड्स हैं, तो यहाँ पर आपके पास में पत्तियां लग गई, यहाँ पर आपके पास में पत्तियां लग गई, ये होल बन जाता, मतलब घेरा बन जाता पत्तियों का। ठीक है, तो ये हमारे पास में तीन प्रकार के अरेंजमेंट्स होते हैं पत्तियों के। एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद करने, बहुत बारी प्रीवियस से क्वेश्चन आ चुका है कि अगर एक सिंगल लीफ अराइज हो हर एक नोड से एक ही लीफ अराइज हो, वो भी ऑल्टरनेट मैनर के अंदर, तो हम क्या बोल देते हैं, ऑल्टरनेट टाइप का बोल देते हैं। इसमें चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर इसके एग्जाम्पल होते हैं, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में होता है ओपोजिट। ओपोजिट में पेयर ऑफ लीफ होती है, हमेशा एक नोड से एक पेयर निकलता है। देखिए पेयर, और ऑल्टरनेट में क्या था, सिंगल था, पेयर नहीं था। यहाँ पर पेयर है और यहाँ पर सिंगल है। सिंगल मतलब जैसे आप हो सिंगल वैसे की वैसे, और यहाँ पेयर है जैसे जिसको आप देखते हो बिल्कुल जो आपके बिल्कुल ओपोजिट है, तो ओपोजिट वाला बिल्कुल पेयर में प्रेजेंट होता है। उसके एग्जांपल्स होते हैं कैलोट्रोपिस एंड गवावा। तो वो गवावा बिल्कुल बढ़िया, मतलब ऐसे याद रखो, पेयर जो होता है ना, जो कपल होता है वो अमरूद खा रहा होता है, बोटानिकल गार्डन में घूमने गया हुआ है जहां पर उसने कैलोट्रोपिस देखा। ठीक है, कैलोट्रोपिस देखा है अमरूद खाते खाते, तो गवावा एंड कैलोट्रोपिस एग्जांपल हो गए। होल्ड का एग्जांपल होता है एल्स्टोनिया। एल्स्टोनिया मतलब होल्ड का एग्जांपल हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों के एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। और डायग्राम आप देख पा रहे हो यहाँ पर, चाइना रोज, गवावा एंड एल्स्टोनिया। चाइना रोज में चाइना जो होता है ना वो अपने आप ही चलता रहता है, मतलब किसी के भरोसे नहीं, हो पेड़ वेर में नहीं चलता, वो अकेले चलना पसंद करता है, ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद इनफ्लोरेसेंस का टॉपिक आता है। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है कि हमारे पास में फ्लावर जो होता है ना, वो क्या होता है कि जैसे शूट सिस्टम होता है, उसके ऊपर पत्तियां आती हैं। एक प्लांट जब तक मैच्योरेशन स्टेज पे नहीं आता, मैच्योरेशन स्टेज को क्रॉस करने के बाद में, या मैच्योर स्टेज में जब वो एंटर करता है, उसके बाद में उसका जो शूट सिस्टम होता है, या जो कंप्लीट शूट होता है जहाँ पे पत्तियां वत्तियां आ रखी थी, अब वो शूट जो होता है वो बेसिकली किस में कन्वर्ट होने लगता है, वहां पर फ्लावर्स आने लगते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो जो हमारे पास में मेरिस्टेम होता है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होने लगता है। तो अब फ्लावर क्या होता है, एक मॉडिफाइड शूट है, मतलब जब फ्लावर आने होते हैं हमारे प्लांट में, तो प्लांट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर जब हमारे प्लांट में आता है तो उसका शूट पूरा मॉडिफाई हो जाता है। तो मॉडिफाइड शूट होता है, फ्लावर कुछ नहीं, मॉडिफाइड शूट ही है, वेर इन द शूट एपिकल सिस्टम चेंज टू द फ्लोरल मेरिस्टेम। तो पहले शूट एपिकल मेरिस्टेम से पूरे शूट के सारे पार्ट्स डेवलप हो रहे थे, पत्ती भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। अभी फ्लावर आते ही ये शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में फ्लावर आने लगते हैं। इंटरनोड जो होते हैं वो इलोंगेट नहीं करते हैं, एंड एक्सेस जो होती है वो कंडेंस हो जाती है, मतलब जो हमारे पास में एक्सेस होती है ये बिल्कुल छोटी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है स्टेम की, और इंटरनोड बहुत ज्यादा लंबे नहीं जाते। अब इंटरनोड ज्यादा लंबे जाएंगे तो भैया एक्सेस बड़ी लंबी हो जाएगी, तो फ्लावर तो हमारे छोटे छोटे होते हैं ना, तो फ्लावर छोटे छोटे होंगे, आप उनके नीचे का देखोगे हिस्सा पकड़ने वाला वो भी बड़ा छोटा सा होता है, कंडेंस सा होता है, तो कंडेंस हो जाता है। एपेक्स जो होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर अपेंडेजेस उसके ऊपर आने लगती हैं लेटरली एट सक्सेसिव नोड ऑफ इंस्टेड ऑफ लीफ आने की बजाय वहां पर कुछ फ्लावर अपेंडेजेस आने लगती है, मतलब फ्लावर आना है तो फ्लावर के ही हिस्से आएंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि भाई वहां पर कुछ लीफ वीफ आने लग जाएंगी, है ना। तो ये हमारे पास में यहाँ पर आने लगता है। उसके अलावा हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर का अरेंजमेंट किस तरीके से है फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, अभी हमारे पास में क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपिक्स गेट डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूस टू ग्रो। अभी मान लो ये स्टेम है, ये जो कि फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो चुका है, ये स्टेम जो है ये ग्रो करता रहेगा, या इसके टिप के ऊपर, टर्मिनल की पोजीशन के ऊपर कोई फ्लावर आ जाएगा। इसके बेसिस पे हमारे पास में इनफ्लोरेसेंस दो प्रकार के होते हैं, मतलब फ्लावर का अरेंजमेंट ही तो बोल रहे हैं इनफ्लोरेसेंस। तो अगर फ्लावर इसकी टिप के ऊपर प्रेजेंट है या नहीं है, साइडों में प्रेजेंट है या टिप के ऊपर प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर
हम बोल देते हैं कि हमारे पास में दो प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। एक होता है हमारे पास में रेसिमोस, एक होता है साइमोस। रेसिमोस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसमें मेन एक्सिस बिल्कुल ग्रो करती रहती है। रेसिमोस, रेस मतलब भागना, वो तो आगे आगे भागता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल उसके टिप के ऊपर कोई भी फ्लावर नहीं। अगर टिप रुक गई, टिप कब रुकती है, जब उसके ऊपर कोई बाधा आ जाती है। बाधा कौन आएगा, फ्लावर अगर आ गया तो फिर वो रुक जाएगी। फ्लावर अगर नहीं आया तो बिल्कुल ग्रो करती जाएगी। फ्लावर कहाँ आएंगे, फिर साइडों में आएंगे, बिल्कुल साइडों में फ्लावर आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास में रेसिमोस कंडीशन, जिसमें रेस करता रहता है बिल्कुल ऊपर की तरफ, ठीक है। और मान लो हमारे पास में, और इसमें पत्तियां जो होती है ना एक्रोपेटल सक्सेशन में होती है। एक्रोपेटल का मतलब होता है हमारे पास में यंग जो होती हैं, सॉरी जो ओल्ड पत्ती होती है वो नीचे होती हैं, फिर थोड़ी सी यंग ऊपर आती है, फिर और ऊपर यंग आती है। तो मतलब ओल्ड हमेशा नीचे होगी और यंग नई नई जो पत्तियां आती है वो हमेशा ऊपर होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको याद करा ए फॉर एप्पल, सबसे पहला वर्ड हम यही सीखते हैं हमारी जिंदगी के अंदर। तो जो नई नई पत्ती होगी, जो नई नई अभी भी ताजा ताजा आई, वो एकदम टॉप पोजीशन पे होगी, सबसे पहली बार होगी। आप जब अपने उसको देखोगे सबसे पहली बार ही ऊपर की साइड में लगी हुई आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से रेसिमोस कंडीशन में होता है कि यहाँ पर आपके पास में अगर फ्लावर टिप पे नहीं आया तो रेसिमोस कंडीशन, अगर टिप पे आ गया तो साइमोस कंडीशन। और इसमें क्योंकि टिप पर आ गया तो ऑब्वियसली टर्मिनल ग्रोथ, मतलब टर्मिनल पोजीशन पे आ गया तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, हैम्पर हो जाएगी। तो ग्रोथ लिमिटेड होगा, वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं बढ़ पाएगा। और उसके अंदर जो हमारे पास में फ्लावर आते हैं वो बेसिपिटल मैनर में आते हैं। बेसिपिटल मैनर का मतलब होता है कि नए फ्लावर जो होते हैं वो नीचे आते हैं और बड़े वाले फ्लावर या जो यंग वाले सॉरी ओल्ड वाले फ्लावर होते हैं वो ऊपर आते हैं। अब ऑब्वियसली अगर ओल्ड वाला ऊपर आ गया और इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा ऊपर की साइड नहीं हो रही है, अगर ग्रोथ ऊपर रुक गई है भैया, तो ग्रोथ ऊपर रुक गई तो बेचारा ऊपर तो कुछ अपने आसार देख नहीं सकता कि भाई हमारा तो ऊपर सर्वाइवल नहीं है। तो एक काम करते हैं, नए नए जो उगाने हैं हमें नीचे नीचे उगा लेते हैं कि ऊपर कुछ नहीं है ना। तो ऊपर का भांडा एकदम भर गया है कि भैया ऊपर अब और नहीं जा सकते हो, तो बेचारे नए नए आएंगे जो फ्लावर आएंगे वो कहाँ ग्रो करेंगे, नीचे ग्रो करेंगे ना। तो हमेशा ऊपर वाले जो फ्लावर होते हैं वो ओल्ड होते हैं और नीचे आते हैं नए नए वाले। और एक्रोपिटल में जस्ट उल्टा होता है, वहां पर क्या होता है, रेस की तरफ भाग रहे हैं कि भैया हम ऊपर ही लगेंगे, नए वाले जितने भी आएंगे सब ऊपर लगेंगे फर्स्ट पोजिशन के ऊपर, मैं तुझसे ऊपर, मैं तुझसे ऊपर, मैं तुझसे ऊपर। तो ऐसे याद रख सकते हो ठीक है। अब आते हैं फ्लावर के ऊपर। तो फ्लावर एक आपको पता है एंजियोस्पर्म प्लांट में रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ से हम कर सकते हैं। अभी क्या होता है, 4 डिफरेंट टाइप के होल्स होते हैं हमारे पास में फ्लावर के अंदर। इसके ये कहाँ पे लगे होते हैं, पेडिसल पे लगे हुए होते हैं, जिसको हम स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर या पेडिसल बोल रहे होते हैं। पेडिसल के ऊपर लगते हैं, इसको हम थैलेमस भी बोल सकते हैं, रिसेप्टिकल भी बोल सकते हैं। अगर आपने क्लास 12 पढ़ रखी होगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में आपको पता होगा। तो क्या होता है, हमारे पास में एक फूली जैसी स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके का कुछ थैलेमस या पेडिसल जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसको रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। इसके ऊपर सारे होल्स लगे हुए होते हैं, कैलिक्स लगे हुए होंगे, कोरोला लगे हुए होंगे, आपके पास में ये जो स्टेमन होंगे वो लगे हुए होंगे, आपके पास में कंप्लीट जो गाइनोशियम लगा हुआ होता है, कार्पल जिसको हम बोलते हैं, ये भी लगा होगा। तो इसके ऊपर ही लगे हुए होते हैं ये फूली जैसी स्ट्रक्चर, स्वोलन स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। तो कैलिक्स होगा सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर, उसके अंदर होगा कोरोला, उसके अंदर होते हैं हमारे पास में एंड्रोशियम और होते हैं गाइनोशियम। एंड्रोशियम आपको पता है, एंड्रो का मतलब ही होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो वो मेल से रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब मेल से रिलेट करता है। गाइनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं हमारे पास में एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, 2 साइडों के ऑर्गन्स साइड फ्रेम में पड़े हुए हैं। मेन ऑर्गन मेन लाइमलाइट है, और इतनी लाइमलाइट है कि 12th में तो पूरा चैप्टर ही बन गया है। मेन लाइमलाइट कौन होते हैं आपके, गाइनोशियम और एंड्रोशियम, ये होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये होते हैं, और साइडों में जो लगे हुए होते हैं वो आपके एक्सेसरी होते हैं। तो जो भी एक्सेसरी होते हैं वो हमेशा प्रोटेक्शन करने के काम आते हैं। जैसे कि आपको कैलिक्स अगर आप देखोगे तो कैलिक्स आपको क्या दिखाई देते हैं, जैसे आपने कभी फ्लावर देखा हो कोई, तो फ्लावर के साइड में ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियां लगी हुई होती है, जिसको ऐसे साइड से कवर करके रखती है, वो ग्रीन कलर की पत्तियां कुछ नहीं होता, वो कैलिक्स ही होता है, मतलब जिसको हम सेपल बोलते हैं। सेपल का जो कंप्लीट गुच्छा होता है, सेपल बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे तो उसके ग्रुप को हम कैलिक्स बुलाने लगते हैं। हालांकि सबसे बाहर की साइड प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर की पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है जो उसकी प्रोटेक्शन देने के लिए काम में आती है। उसके अलावा जो आप कलरफुल पत्तियां देखते हो फ्लावर की, कलरफुल पत्तियां जिसको हम पेटल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। ये पेटल के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे होते हैं बाहर वाले एक्सेसरी ऑर्गन्स। अब बात करते हैं अपन अंदर कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, जैसे लिली हो गया, लिली में क्या होता है, कैलिक्स एंड कोरोला जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, मतलब दोनों अलग अलग नहीं दिखते हैं, दोनों एक दूसरे पे फ्यूज्ड दिखते हैं। फ्यूज जब हो जाते हैं वो पेरियंथ हम इसको बोल देते हैं। पेरियंथ कब बोलते हैं, कैलिक्स और कोरोला जब आपस में फ्यूज हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं पेरियंथ, वहां पर दोनों अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। बोथ और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम हमारे पास में अगर एक फ्लावर में प्रेजेंट हो तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर अलग अलग
प्रेजेंट है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब अपन बात करें एक फ्लावर की सिमेट्री के बारे में कि अगर आप एक फ्लावर को काटने जाओ, अच्छा उससे पहले आप इन्फ्लोरेसेंस देखो, ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर एकदम टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर आ चुका है। तो ओल्ड वाले फ्लावर ऊपर आएंगे, नए वाले जो फ्लावर आएंगे वो उसके नीचे नीचे आएंगे, नए वाले फ्लावर। तो इसको बोलते हैं बेसिपिटल मैनर, मतलब बेस के अंदर आ रहे हैं, है ना। और एक्रोपिटल मैनर में आप देखो यहाँ पर कि भाई बिल्कुल टिपिकल, मतलब टॉप पोजीशन पे, टर्मिनल पोजीशन में कोई फ्लावर नहीं आता, बिल्कुल ग्रो करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो बहुत सारे फ्लावर्स हमारे पास में आते जाएंगे लेकिन उसके टॉप पोजीशन पे नहीं आएंगे, इसलिए इसकी ग्रोथ हैम्पर नहीं होती, लेकिन इसकी ग्रोथ हैम्पर होती है, इसलिए ये जो होते हैं वो थोड़े शॉर्ट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फ्लावर की सिमेट्री के बारे में। फ्लावर की सिमेट्री हमारे पास में 3 तरीके की जनरली हो सकती है। पहला होता है कि भाई एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है रेडियल सिमेट्री, ये आपने एनिमल किंगडम में भी पढ़ रखा है, रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स। इसमें क्या होता है, आप किसी भी एक्सिस से काट लीजिए, है ना, जब भी आप काटोगे 2 इक्वल हिस्से बन जाएंगे, रेडियल सिमेट्री। एक होता है कि आप 2 हिस्से अगर करना चाहते हो उस फ्लावर के, एकदम इक्वल 2 हिस्से करना चाहते हो, तो आपको एक ही एक्सेस मिलेगा जहां से आप कट कर सकते हो। अगर आप उसी एक एक्सेस से कट करते हो तो ही वो 2 इक्वल हिस्से बनाता है, अदरवाइज वो 2 इक्वल हिस्से नहीं बनाता। उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे हमारी बॉडी होती है, वो इस हिस्से से ऐसे काटूंगी, इस एक्सिस से काटूंगी मैं मेरी बॉडी को, तभी तो 2 इक्वल हिस्से बनेंगे। अगर ऐसे काट दूंगी तो 2 इक्वल हिस्से नहीं बनेंगे, मतलब मेरी बॉडी में कौन सी सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है। तो ऐसे ही फ्लावर में भी होती है। और कुछ फ्लावर्स होते हैं जो किसी भी सिमेट्री, किसी भी प्लेन से काट दो, सब जगह से खुश है, वो हर जगह से 2 इक्वल हिस्से बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास में एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल होते हैं मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली, मिर्ची, मस्टर्ड, है ना। जैसे मान लो सरसों की सब्जी बनती है, उसमें मिर्ची डलती है, ठीक है, और सरसों की सब्जी में मिर्ची डली और तुमने क्या करा, धतूरा। कैसे याद, जैसे भी तुम्हें याद करना कर लेना यार, है ना। ऐसे याद कर लो कि कैसे याद करें इसको, ट्रिक बना लेते हैं। हाँ, होली के ऊपर, लेट्स से कि तुम्हारी होली है ना, हैप्पी होली, हेलो। होली होली के अंदर धतूरा जो होता है ना, अब भांग, धतूरा, ये तो आपने सुना ही होगा। तो धतूरा जो होता है होली के अंदर होता है, जैसे कि आप शिवरात्रि में भी धतूरा चढ़ाते हैं अपन, है ना, शिव जी भगवान के, धतूरा प्रेजेंट होता है, होली के अंदर भी यूज कर रहे होते हैं। तो सोचो होली के टाइम पे हमने सरसों की सब्जी बनाई है, मिर्ची डाल के, बढ़िया वाली, धतूरा साथ में है, ठीक है, ऐसे याद कर लो। वेन, बहुत ही बकवास टेक्निक्स है ना, कोई बात नहीं, आप याद कर लो, ठीक है। इसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आऊंगी मैं, सोच के एकदम बढ़िया वाली, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक हमारे पास में फ्लावर होते हैं जिस कंडीशन में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इसके एग्जांपल होते हैं पी, गुलमोहर, बीन, कैशिया, ठीक है, इसके एग्जांपल्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन में, क्या बताऊं। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं डीट होते हैं, बिल्कुल कहीं से भी नहीं कट रहे होते भाई, कहीं से फट ही नहीं रहा है, बिल्कुल 2 इक्वल हिस्से कभी बनते ही नहीं है, उसके जिंदगी में भी कट ही नहीं सकता। आप करके दिखाओ 2 इक्वल हिस्से, वो होता है कैना। कैना बोलता है, कैना, कैना ये बोलता है मैं कहीं से कट नहीं सकता, ठीक है। कैन नॉट, आई कैन नॉट, तो ऐसे याद कर लो, कैन नॉट, कैन नॉट कट, ठीक है, इस तरीके से, कैन नॉट डिवाइड, ठीक है। अब अपने पास में आते हैं कि फ्लावर जो होते हैं हमारे पास में 3 तरीके से, इसकी जो फ्लावर अपेंडेजेस हमने पढ़ी, कैलिक्स, कोरोला, ये जो अपेंडेजेस होती है हमारे पास में 3 तरीके से अरेंज हो सकती हैं। या तो ये ट्राइमेरस कंडीशन में होगा, या तो ये टेट्रामेरस कंडीशन में होगा, या पेंटामेरस कंडीशन में होगा। इसका क्या मतलब होता है कि मान लो कि तुम्हें अगर एक फ्लावर दिखाई दे, फ्लावर के अंदर 4 कैलिक्स हो, ऐसे 4 कैलिक्स लगे हुए हों, है ना, आपके पास में 4 ही कैलिक्स, मतलब 4 सेपल्स हों, है ना। और ऐसे ही आपके पास में कोरोला की बात करें तब भी आपके पास में 4 प्रेजेंट हो, एंड्रोशियम की बात करें तो भी 4 ही प्रेजेंट हो। तो अगर आपके पास में हर चीज 4 प्रेजेंट में ग्रुप में दिखाई दे रही है तो वो टेट्रामेरस कंडीशन। ऐसी अगर 5 में दिखाई दे पेंटामेरस, 3 में दिखाई दे तो ट्राइमेरस। तो 3 प्रकार के हमारे पास में हो सकते हैं फ्लावर के, फ्लावर अपेंडेजेस के अकॉर्डिंगली। अगर फ्लावर के पास में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है तो ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है तो ब्रैक्टेट प्लांट्स फ्लावर्स हो जाते हैं, और अगर नहीं है तो ई ब्रैक्टेट हो जाते हैं, ई फॉर एग्जिट, है ही नहीं, ठीक है। ब्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो फ्लावर होता है वो पेडिसल के ऊपर लगा हुआ होता है, उसके बेस में अगर आपके पास में उसके बेस में एक छोटी सी पत्ती जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है तो ब्रैक्टेट बोलते हैं। मतलब अगर आपके पास में ये है थैलेमस या पेडिसल हम बोलते हैं, मान ले यहाँ से अगर फ्लावर लगा हुआ है तो इसके साइड में बिल्कुल बेस पार्ट में छोटू सा पत्ती जैसी स्ट्रक्चर निकलती हुई दिखाई दे तो बोलते हैं ब्रैक्टेट, और अगर नहीं है तो ई ब्रैक्टेट हमारे पास हो जाता है। अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से बड़ा सवाल आता है, दैट मीन्स कि हमारे पास में कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, इन सबका पोजीशन कैसा है थैलेमस के ऊपर। उस पोजीशन के बेसिस के ऊपर हमारे पास में 3 प्रकार की ओवरीज आ सकती हैं, या 3 प्रकार
से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं हमारे फ्लावर को। हमारे पास में 3 प्रकार के फ्लावर हो सकते हैं, एक होता है हाइपोगाइनस, एक होता है पेरीगाइनस, एक होता है एपिगाइनस। अब इसके नाम से पता चल रहा है गाइनस आ रहा है, दैट मीन्स कि फीमेल पार्ट आ रहा है। हाइपो मतलब नीचे, ठीक है, एपी मतलब ऊपर, पेरी मतलब बीच में कहीं पर, ठीक है। तो गाइनस मतलब ओवेरी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर, मतलब ओवेरी वाला पार्ट ही तो हमारा गाइनस वाला पार्ट होता है ना, मतलब फीमेल पार्ट होता है। तो अब हाइपोगाइनस फ्लावर के अंदर क्या होता है कि गाइनोशियम जो होती है दैट ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, है ना। गाइनोशियम हमेशा ऊपर होगा, ऐसे नाम में मत जाना हाइपोगाइनस मतलब गाइनस नीचे है, हाइपो मतलब तो मैम ने नीचे बताया था, नहीं, हाइपो नीचे नहीं है, सॉरी गाइनस नीचे नहीं है, गाइनस के साथ वाले सब नीचे हैं। देखो लड़की कभी नीचे नहीं होती है, लड़की साथ वाले को नीचे पटक देती है, ठीक है। तो हाइपोगाइनस कंडीशन है, लड़की ऊपर रहती है इसके अंदर, और बाकी जो फ्लावर के पार्ट होते हैं वो थैलेमस के ऊपर ही लगे हुए हैं, लेकिन वो थोड़ी सी इसकी लेंथ में नीचे लगे हुए हैं, लड़की ऊपर है, लेंथ में थोड़े से नीचे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में हाइपोगाइनस कंडीशन होता है। हमारे पास एक होता है एपिगाइनस कंडीशन, एपी मतलब ऊपर, गाइनस मतलब गाइनस, ठीक है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है। लड़कियां देखो वैसी ही होती है ना, जो कहना चाहती हैं वो आप समझ नहीं पाते हो, है ना, तो ना लड़कियों को समझना पड़ता है, तो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लड़कियां जो कहती है हमेशा उसका उल्टा होता है, लड़की हाँ कहती है तो उसका मतलब ना होता है, ना कहती तो उसका मतलब हाँ होता है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। मैडम पढ़ाना शुरू करो, बकवास मत करो आप। ठीक है, आ जाओ। तो एपिगाइनस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास में लड़की नीचे होती है, मतलब ओवरी नीचे है, और बाकी के जो फ्लावर पार्ट्स होते हैं वो हमेशा ऊपर की साइड उठ जाते हैं। ओवरी नीचे आ गया, बाकी फ्लावर पार्ट ऊपर चले गए हैं, एपिगाइनस कंडीशन। इनके एग्जाम्पल्स इतनी बार आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और ये हमारे पास पेरीगाइनस कंडीशन है, जहां पर सब कुछ इक्वल हाइट पे रहता है ना। तो ये वाला भी पेरीगाइनस, ये भी वाला भी पेरीगाइनस होता है हमारे पास में। देखो यहाँ पर ये ओवेरी प्रेजेंट है, ये स्टेमन है, सब कुछ इक्वल हाइट पे प्रेजेंट है। यहाँ पर ये इक्वल हाइट पे, तो अगर इक्वल हाइट पे है तो पेरीगाइनस, ओवरी ऊपर है, फीमेल ऊपर है तो हाइपोगाइनस, फीमेल नीचे है तो एपिगाइनस, ठीक है। अब इसके एग्जांपल होते हैं, अगर अच्छा ओवेरी जो होती है इस कंडीशन में, जो हमारे पास में हाइपोगाइनस कंडीशन होती है, जिसमें बाकी के फ्लावर पार्ट हाइपो पोजीशन में, मतलब नीचे वाले पोजीशन में होते हैं, इस वाली कंडीशन को हाइपोगाइनस बोलते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर। उसमें ओवेरी क्योंकि ऊपर है इसलिए इस वाली ओवेरी को हम बोलते हैं सुपीरियर ओवेरी। एपिगाइनस कंडीशन में बाकी फ्लावर पार्ट एपी है, मतलब ऊपर की साइड में है, और ओवेरी नीचे है, इसलिए इस ओवेरी को बोलते हैं इंफीरियर ओवेरी, ठीक है। और ये वाली जो ओवेरी होती है इसके अंदर, इस वाली ओवेरी को हम हाफ इंफीरियर कहते हैं, मतलब ना तो ये कंप्लीटली सुपीरियर बोल सकते हैं, ना कंप्लीटली इंफीरियर बोल सकते हैं, कहीं पे बीच में होती है, हाफ इंफीरियर हम बोलते हैं। तो ये बड़े एग्जांपल इंपॉर्टेंट है कि हाइपोगाइनस फ्लावर वाली ओवेरी को हम बोलते हैं सुपीरियर ओवेरी। एग्जांपल होता है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, जहां पर सुपीरियर होता है ना, सुपीरियर ओवेरी, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। और यहाँ पर हमारे पास में होता है पेरीगाइनस कंडीशन में हाफ इंफीरियर ओवेरी होती है, इसके एग्जांपल होते हैं प्लम, रोज, पीच, है ना। पेरीगाइनस, पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर प्लम, पी फॉर पीच, है ना, ये सब आ रहे होते हैं। पीच जहाँ आएगा वहां रोज आएगा, मतलब पीच और रोज लड़कियों को बड़े पसंद होते हैं, है ना, ऐसा याद कर लो। एपिगाइनस फ्लावर जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है हमारे पास में, इसके एग्जांपल होते हैं इंफीरियर ओवेरी के गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, गुआवा, कुकुम्बर एंड सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स, ठीक है। तो इसको याद करने की टेक्निक भी कमेंट्स में मुझे बता देना, है ना, जैसे भी तुम्हें याद होती हो, गुआवा, कुकुम्बर एंड सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर की। फ्लावर के पार्ट्स हमारे पास में अलग अलग होते हैं। कैलिक्स होता है सबसे बाहर वाला, आउटर मोस्ट पार्ट बता दिया मैंने। इसके मेंबर्स को हम बोलते हैं सेपल्स, जो कि ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो प्रोटेक्शन में काम आते हैं और बर्ड स्टेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर मान लो कि जितने भी सेपल्स प्रेजेंट है, जो सेपल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं तब हम उसको कैलिक्स कहते हैं। अगर ये बहुत सारे सेपल्स जो होते हैं आपस में एकदम कंबाइंड पोजीशन में प्रेजेंट हो, चिपके हुए हो, तो गैमोसेपलस बोलते हैं। गैमो का मतलब होता है चिपका हुआ होना, जैसे गैमीट्स होते हैं वो आगे चल के क्या कहते हैं, चिपकते ही तो हैं, है ना। और सेपलस मतलब सेपल। पॉली मतलब डिफरेंट और बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे और डिफरेंट होंगे हमारे पास में, सेपरेट होते हैं। तो अगर सेपल जो होते हैं वो फ्री होते हैं, बिल्कुल एकदम आराम से, एकदम मस्त मौला होते हैं, जिंदगी जी रहे होते हैं, पॉलीसेपलस कंडीशन होती है। कोरोला में भी सेम होता है। ये भी क्या होता है, कोरोला भी एक ग्रुप है किसका, पेटल्स का। बहुत सारे पेटल्स आके ग्रुप बना लेते हैं, पेटल कोरोला, है ना। अब ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी साइड में ताकि पॉलिनेशन हो पाए। कलर भी अच्छा होता है, खुशबू भी अच्छी आ रही होती है। एंड गेमोपेटलस कंडीशन हम इसको बोल रहे होते हैं अगर पेटल्स यूनाइटेड होते हैं तो अगर बहुत सारे पेटल चिपके हुए हैं तो गेमोपेटलस, अगर बहुत सारे पेटल अलग अलग हैं, फ्रीली हैं, तो पॉलीपेटलस बोलते हैं। कोरोला जो होता है वो उसकी शेप अलग अलग हो सकती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लावर का कौन सा होल है जिसकी शेप अलग अलग होती है, तो कोरोला की होती है। कोरोला ट्यूबुलर शेप का भी हो सकता है, बेल शेप का भी हो सकता है, फनल शेप का भी हो सकता है, व्हील शेप का भी हो सकता है। एस्टिवेशन की बात करें तो देखिए, देखो फाइलोटेक्सी का मतलब क्या था, स्टेम के ऊपर लीफ का अरेंजमेंट।
एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन किसका, सेपल एंड पेटल का इन फ्लोरल बड। फ्लोरल बड के अंदर आप सेपल और पेटल का अरेंजमेंट देख रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स, दूसरे मेंबर्स के विथ रिस्पेक्ट टू आपने यहाँ पर इसका अरेंजमेंट देखना है। इनकी डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए याद करवा रही हूँ। तो इसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन 4 प्रकार के होते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सवाल आता है। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिगेट एंड हमारे पास में होता है एक वैक्सिलरी। ठीक है, वैक्सिलरी पे तो आ भी चुका है बहुत बारी सवाल। तो अभी क्या होता है हमारे पास में कि मान लो आपके पास कोरोला का दिखा रखा है यहाँ पर एस्टिवेशन। अब देखो ऐसा नहीं कि एस्टिवेशन सिर्फ कोरोला में होता है, ये चारों टाइप के जो आपको दिखाई दे रखे हैं ये सारे कोरोला में ही होते हैं, नहीं, ये कैलिक्स में भी होते हैं और ये कोरोला में भी होते हैं, क्योंकि अभी आपको डेफिनेशन में बताया ना, कैलिक्स और कोरोला का अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स। तो अभी आप देखेंगे कि भाई कोरोला का एस्टिवेशन हमें यहाँ पर दिखा रखा है कि सबसे पहले दिखा रखा है वेलवेट। वेलवेट में क्या होता है, सारे के सारे कोरोला जो है आपस में एक दूसरे से चिपके हैं, मतलब एकदम सीध में है, कहीं कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा, सब आपस में एकदम अलग अलग पास पास हट के बैठे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं वेलवेट कंडीशन। अगर मान लो हमारे पास में ट्विस्टेड कंडीशन आ जाए, ट्विस्टेड कंडीशन में आप देखेंगे कि भाई ये एक कोरोला, फिर इसके ऊपर से कवर अप कर रहा है, फिर इसके ऊपर से ऐसे कवर अप कर रहा है, फिर इसके ऊपर से ऐसे, फिर इसके ऊपर से, आप देखो एक पैटर्न बन रहा है ना। ये एक हिस्सा तो इसका किसी दूसरे के ऊपर है और दूसरा हिस्सा किसी दूसरे के नीचे है। यहाँ पर तो ये इसके ऊपर है और यहाँ पर ये इसके नीचे है ना। और अगेन ये इसके ऊपर, ये इसके नीचे, ये इसके ऊपर, ये इसके नीचे, ऊपर नीचे, ये एक पैटर्न बना हुआ है। अगर ये पैटर्न बना हुआ है तो उसको बोलते हैं ट्विस्टेड। अगर कोई पैटर्न में कोई चीज चल रही है तो ट्विस्ट आ गया कहानी के अंदर, ऐसा याद कर लो। और मान लो कि भैया एकदम सब घुचल मुचल चल रहा है, कुछ भी नहीं पता बिल्कुल से, तो यहाँ पर जैसे मान लो एक तो है जिसके दोनों एंड्स क्या है, बिल्कुल इनको घेरे हुए कोई और है, ठीक है, दोनों एंड्स अंदर है, अंदर की साइड है, ठीक है। फिर ये देखो इसका एंड ऊपर की साइड है, इसका एंड नीचे की साइड में, इसका ऊपर, इसके दोनों एंड्स ऊपर की साइड में, इसका एक एंड अंदर की साइड में, इसका एक एंड ऊपर की साइड में, इसका एक एंड अंदर ऊपर। तो कुछ इस तरीके से बिल्कुल कोई पैटर्न नहीं है, कोई अंदर है कोई बाहर है, कोई एक अंदर है कोई एक बाहर है, इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट कंडीशन। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एकदम ही अलग है, वेलवेट कंडीशन है, जहां पर एक बहुत बड़ा सा आपके पास में पेटल प्रेजेंट होता है, बड़ा सा पेटल, उसके बाद दो छोटे छोटे पेटल, उसके बाद सबसे अंदर एक छोटा सा पेटल होता है। तो बेसिकली हमारे पास में एक स्टैंडर्ड होता है जो बहुत बड़ा होता है, 2 विंग्स होते हैं और 2 ही हमारे पास में कील होते हैं जो सबसे अंदर की साइड में प्रेजेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं वैक्सिलरी कंडीशन। तो वैक्सिलरी टाइप का कोरोला का एस्टिवेशन होता है। तो आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पर याद रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपके पास में जो है विदाउट ओवरलैपिंग के अंदर कोई भी ओवरलैपिंग हमारे पास में नहीं हो रही, सेपल और पेटल जो होते हैं वो जस्ट एक दूसरे को टच करते हैं, जैसे कि ये वाली कंडीशन हो, वेलवेट कंडीशन हो, तो वो होती है कैलोट्रोपिस में। कैसे याद रखोगे, वेलवेट, एल आ रहा है ना इसके अंदर, कैलोट्रोपिस में भी एल आता है, ए एल ए एल ए एल ए एल, ठीक है, इसे याद हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास में होता है, इसको वेलवेट बोलते हैं। अगर मार्जिन जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं हमारे पास में, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से ओवरलैप करते हैं, लेकिन एक बढ़िया पैटर्न के अंदर ओवरलैप करते हैं, तो उसको ट्विस्टेड बोलते हैं। और किसमें होता है, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। याद कर सकते हो कैसे कि चाइना की एक लड़की है लेडी, ठीक है, चाइना की एक लड़की है, वो कॉटन के कपड़े पहनती है, ऐसे याद कर लो, चाइना की लेडी कॉटन के कपड़े पहनती है, ट्विस्टेड है, बड़ी पैटर्न में रहती है ना, लड़कियां बड़ी पैटर्न में सज धज के रहती है ना, हर चीज टिप टॉप एकदम से, बिल्कुल एक पैटर्न चलता है, ट्विस्टेड कंडीशन बोलते हैं, लेकिन होती ट्विस्टेड है, कहानी में ट्विस्ट लड़कियां ही लाती हैं, ऐसे याद कर लो। मार्जिन जो होती है सेपल और पेटल के, अगर मान लो वो ओवरलैप करे लेकिन कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर मैनर नहीं है, कहीं पर भी कोई भी ऐसे भी ओवरलैप कर रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं इम्ब्रिकेट। और इसके एग्जाम्पल होते हैं केशिया एंड गुलमोहर। गुलमोहर एंड केशिया में इम्ब्रिकेट होता है। इसके अलावा जो हमारे पास में लार्जेस्ट स्टैंडर्ड होता है, ओवरलैप करता है किसको, 2 लेटरल पेटल्स को, छोटे छोटे विंग्स इसको हम बोलते हैं। और उसके बाद में 2 स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे, सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास में पेटल्स होते हैं, जिनको हम एंटीरियर पेटल्स बोलते हैं, जिनको हम कील भी बोलते हैं, मतलब एंटीरियर होते हैं पोजीशन में और उनको कवर अप करता है। तो ये हमारे पास में एस्टिवेशन हो जाता है वैक्सिलरी। ये हमारे पास में होता है पेपिलिनेशियस के अंदर, ठीक है, पेपिलिनेशियस भी बोल सकते हैं, वैक्सिलरी भी बोल सकते हैं, दोनों प्रकार का एस्टिवेशन होता है। बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, याद कर लेना, 2 के तो मैंने याद करवा दिए, कैलोट्रोपिस एंड वेलवेट, एल एल से याद कर लोगे। और ट्विस्टेड कंडीशन में आप कह लोगे, कहानी में ट्विस्ट लड़कियां लाती हैं, और लड़की में कौन है, चाइना से आई हुई एक लड़की, लेडी, चाइना से एक लेडी आई जो कि सूती कपड़े पहन के आई, कॉटन के कपड़े पहन के आई, ट्विस्टेड कंडीशन। बाकी सब आप याद कर सकते हो। वेलवेट
सॉरी वैक्सिलरी का तो हमेशा आपको याद रखना है। वैक्सिलरी के ऊपर तो मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं, इसके ऊपर तो ऐसा कोई यहाँ पर एग्जांपल दे नहीं रखा है ना। आप मुझे बताना कमेंट्स के अंदर वैक्सिलरी किसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बाकी बचे हुए जो होते हैं कैल्शियम हुलमोर वो तो इम्ब्रिकेट के अंदर ही प्रेजेंट होता है ना। अच्छा सॉरी सॉरी वैक्सिलरी का एग्जांपल दे रखा, वही सोचो एग्जांपल मुझे दिख कैसे नहीं रहा, होता तो है पी एंड बीन, जब आप मटर और बीन्स खाते हो तो उसमें वैक्सिलरी कंडीशन होती है। ये आ चुका है, PYQ आ चुका है। एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम क्या होता है, ये भी कंपोज होता है किससे, स्टेमन से। बहुत सारे स्टेमन का ग्रुप एंड्रोशियम कहलाता है। हर एक स्टेमन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिनोट कर रहा होता है। उसके अंदर स्ट्रक्चर होता है कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर क्या लगे हुए होते हैं हमारे पास में, दो एंथर लगे हुए होते हैं। तो हमारे पास में एंथर लगा हुआ होता है, एंथर का स्ट्रक्चर बाइलोब्ड होता है। एंथर एक ही होता है वैसे, मतलब बाइलोब्ड होता है बेसिकली, तो इसलिए आपको मैं दो लोब्स दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट के ऊपर लगा हुआ होता है एंथर, जो कि बाइलोब्ड होता है, और उसके अंदर आपके पास में कुछ होते हैं चैम्बर्स होते हैं। हर एक लोब में दो चैम्बर होते हैं, तो दो लोब में कितने चैम्बर हुए, 4 चैम्बर हो जाते हैं, जिसको हम पोलन सैक कहते हैं। उनमें पोलन ग्रेन्स बन रहे होते हैं। पोलन ग्रेन जो होते हैं पोलन सैक में बनते हैं। और अगर मान लो कोई स्टेमन है जो कि स्टेराइल है बिल्कुल से, मतलब वो पोलन ग्रेन्स नहीं बना सकता, वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, स्टेराइल है, तो स्टेमिनोड कहते हैं। PYQ आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेमिनोड किसको कहते हैं, स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अपने पास में स्टेमन जो होते हैं, अगर मान लो पेटल से कनेक्टेड है स्टेमन्स, या फिर जो भी हमारे पास में फ्लावर के होल्स होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, पेडिसल से, या हम बोल सकते हैं थैलेमस से कनेक्टेड होते हैं। अगर मान लो थैलेमस को छोड़कर वो कहीं और से कनेक्टेड है, जैसे कि मान लो हमारे स्टेमन है वो जनरली तो उसको यहाँ थैलेमस से कनेक्टेड होना चाहिए था, लेकिन अगर स्टेमन थैलेमस से कनेक्टेड ना होते हुए यहाँ पर लगे हुए पेटल से कनेक्ट हो जाए कुछ इस तरीके से, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपीपेटलस कंडीशन। और अगर मान लो कि हमारे पास पेरियंथ आ गया, मतलब लिली फ्लावर आ गया, लिली फ्लावर में क्या होता है कि भाई तुम्हारे पास में ये था इस तरीके से पेडिसल या थैलेमस, उसमें कैलिक्स एंड कोरोला दोनों मिक्स हो जाते हैं, मतलब दोनों आपको दिखाई नहीं देते हैं, कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते बिल्कुल, है ना, एकदम चिपक से जाते हैं, उसको पेरियंथ बोलते हैं। अगर उस पेरियंथ से हमारे हमारे जो है ये स्टेमन्स कनेक्टेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिफिलस कंडीशन। एपिफिलस कंडीशन किसमें होती है, लिली के अंदर प्रेजेंट होती है। स्टेमन जो होते हैं, अब देखो बहुत सारे स्टेमन्स अगर ग्रुप में हैं तो हो सकता है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्री हो, तो पॉलीएंड्रस कंडीशन। चिपके हुए होंगे तो उसके लिए हमारे पास में कुछ गिवन नहीं है, तो हम पहले देख लेते हैं कि अगर वो रिमेन मतलब फ्री रहते हैं तो पॉलीएंड्रस कंडीशन हम बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास में स्टेमन जो होता है बेसिकली ग्रुप में भी रह सकते हैं, और इतने सारे स्टेमन है तो वो ग्रुप में भी हो सकते हैं। अगर स्टेमन जो होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, तो मान लेते हैं हमारे पास में 10 स्टेमन थे किसी फ्लावर के अंदर, 10 में से 9 ने तो बना लिया हमारे पास में ग्रुप और एक रह गया फ्री। तो 9 जब ग्रुप बना लेते हैं तो हम 9+1 वाली कंडीशन बन गई, या मान लो पूरा का पूरा एक ही ग्रुप बन गया, सारे लोग एक ही साथ जाके चिपक गए, है ना, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। तो अगर मान लो सभी ने एक ही बंडल बना लिया, जितने भी 10 के 10 स्टेमन थे, 10 का 10 एक का एक ही स्टेमल बंडल बन गया, उसको बोलते हैं मोनो एडल्फस। मोनो का मतलब होता है एक, यहाँ पर एक बंडल बना है। इसके अलावा अगर मान लो ये चाइना रोज में प्रेजेंट होता है, और अगर 2 बंडल बन गए, जैसे कि 9 ने तो अपना एक ग्रुप बना लिया, एक को अपना सेपरेट छोड़ दिया, है ना, 10 के जो ग्रुप के अंदर 9 का ग्रुप, 10 स्टेमन में से 9 का ग्रुप बन गया और एक अलग से रह गया, उस कंडीशन को बोलते हैं डाइएडल्फस कंडीशन, जो कि पी में होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है, आपको फैबेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलेगा ये। इसके अलावा हमारे पास में मोर देन 2 बंडल्स बने, कि भाई ये तो 9+1 का 2 ही बंडल बने। अगर मान लो तुम्हारे पास में ऐसे 2 करके ऐसे बंडल्स बनने लग जाए, मोर देन 2 बंडल्स बनने लग जाए, तो होता है पॉलीएडल्फस कंडीशन, जो कि सिट्रस में प्रेजेंट होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल रट लो इसके, मोनोएडल्फस होता है चाइना रोज के अंदर। देखो चाइना वाली कंट्री जो ना एकजुट होकर चलती है, ऐसे याद रखो, चाइना वाली कंट्री के लोग एकजुट होकर चलते हैं, इसलिए वो इतनी ग्रो हो रही है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, मोनोडेल्फस। पी जो होती है इसमें डाइडेल्फस कंडीशन होता है, वो तो आपको याद रखना ही है, वैसे भी फैमिलीज में भी आता है। और सिट्रस के अंदर आपके पास पॉलीडेल्फस होता है। ये जो हमारे पास में स्टेमन की लेंथ होती है हर एक फ्लावर के अंदर अलग अलग हो सकती है, वेरिएशन हो सकता है। जैसे कि साल्विया एंड मस्टर्ड में अगर आप देखोगे तो इनकी लेंथ जो होती है इसमें वेरिएशन शो होता है, ये भी PYQ लाइन आ चुकी है। गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि बना हुआ होता है एक या एक से ज्यादा कार्पल से, कार्पल्स के ग्रुप को ही हम बोल रहे होते हैं। कार्पल में क्या होता है, कार्पल में देखिए हमारे पास में 3 हिस्से होते हैं। ये नीचे जो फूला हुआ पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ओवरी, है ना, और सबसे ऊपर वाला पार्ट दिखता है हमें, ये बोलते हैं इसको स्टिग्मा। स्टिग्मा
इसको हम बोलते हैं, ये होता है स्टाइल और ये होता है ओवरी। इसको याद करने की टेक्निक है, स्टिग्मा बड़ी स्टाइल से ओवरी से जुड़ती है, स्टिग्मा बड़ी स्टाइल से ओवरी से जुड़ती है। अब स्टिग्मा क्या काम करता है, वो एक स्टेज का काम करता है। स्टेज मतलब जहां पर आके लोग खड़े होते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन आया उड़ता उड़ता कहीं से भी आया, तो पॉलन ग्रेन आके सबसे पहले यहीं बैठता है, ठीक है, तो ये होता है काइंड ऑफ स्टेज, है ना। तो स्टिग्मा इज अ स्टेज फॉर पॉलन ग्रेन्स। अब स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन जो आने आने के बाद में पॉलन ट्यूब निकालता है, वो ट्यूब जो होती है वो स्टाइल के जरिए नीचे जाती है, और ओवरी के अंदर जो हमारे पास में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर जाके मतलब पॉलन ट्यूब जो होती है वो एंट्री कर लेती है। तो वो तो आपको 12th क्लास में जब आप जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बेसिकली हमारे पास में क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट होता है। ओवरी बड़ा एनलार्ज्ड बेसल पार्ट होता है हमारे पास में, ठीक है, इलोंगेटेड होता है, बड़ा सा होता है, और स्टाइल जो होती है वो इससे कनेक्टेड होती है। अब देखो थोड़ा सा अटक गया हमारा आईपैड, है ना, पता नहीं कैसे अटकने लग गया यार आजकल, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, स्टिग्मा जो होती है वो यूजुअली इसकी टिप के ऊपर स्टाइल प्रेजेंट होता है। चलो आ गया ना, हाँ। तो स्टिग्मा जो होता है वो स्टाइल के टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करता है, रिसेप्टिव होता है। और हाँ, अच्छा, ओवरी जब आप देखने जाते हो तो ओवरी में ना ऐसे कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये कुशन है एक तरीके का, जहां पर कौन प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी कल को चलकर फ्यूचर में क्या बनाती है, फ्रूट, और फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं ना। तो ये बीज कौन बनते हैं, ये ओव्यूल्स बनते हैं, जो इस कुशन के ऊपर बैठी हुई स्ट्रक्चर होते हैं ओव्यूल, ये आगे चलकर बीज बन रहे होते हैं, सीड बन रहे होते हैं, ठीक है। तो इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा बोलते हैं। अगर मान लो एक से ज्यादा कार्पेल प्रेजेंट है किसी भी फ्लावर के अंदर, तो एक से ज्यादा कार्पेल अगर होंगे तो वो आपस में कनेक्टेड भी हो सकते हैं, तो उसको सिनकार्पस कंडीशन बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्री प्रेजेंट होंगे तो उसको एपोकार्पस बोलते हैं। एपोकार्पस में फ्री प्रेजेंट होते हैं, लोटस एंड रोज इसका एग्जांपल होता है। चिपके हुए होंगे तो सिनकार्पस होगा, इसके अंदर एग्जांपल होगा मस्टर्ड एंड टमेटो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होता है, ओव्यूल हमेशा सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी हमेशा फ्रूट में कन्वर्ट होती है। अब देखो प्लेसेंटेशन, अगेन एक और अरेंजमेंट, फाइलोटॉक्सी हमने पढ़ा, हमने वेनेशन भी पढ़ा, हमने अभी ये इन्फ्लोरेसेंस भी पढ़ा, हमने अभी प्लेसेंटेशन भी हम पढ़ रहे हैं। तो प्लेसेंटेशन जो होता है, हमारे यहाँ कुत्ते लड़ रहे हैं अभी, क्या बोलूं मैं। प्लेसेंटेशन जो होता है इसमें क्या होता है कि ओव्यूल का अरेंजमेंट हमें देखना होता है, ओवरी के अंदर किस तरीके का अरेंजमेंट होता है। मान लो कि तुम्हारे पास में ये ओवरी है, अब इसमें जरूरी नहीं ओवरी, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल हो, भाई ये तो वो बात हो गई कि एक ओवरी आगे चल के फ्रूट बना रहा है, इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, तो अगर एक ओव्यूल है दैट मीन्स कि इस फ्रूट के अंदर एक ही बीज है। अब ऐसा जरूरी नहीं होता, बहुत सारे ऐसे फ्रूट होते हैं इसमें एक से ज्यादा बीज होते हैं, जैसे पपाया आपने देखा, और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिसमें वाटरमेलन हो गया, इसमें एक से ज्यादा बीज होते हैं। तो अगर एक से ज्यादा बीज हैं दैट मीन्स कि उसके पास्ट में कहीं ना कहीं ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। तो अगर एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं तो इनका कुछ अरेंजमेंट होता है, तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। सबसे पहले हमारे पास में एक प्लेसेंटेशन होता है, 5 प्रकार के प्लेसेंटेशन आपको पढ़ने, बड़े इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है। मार्जिनल टाइप का, अगर आपके पास में जितने भी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वैसे मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट है तो मार्जिनल हो जाता है। मैं आपको रिवाइज पर्पज से बता देती हूँ, है ना। एक रिज बन जाती है, एक रिज के ऊपर वेंट्रल सूचर जो होता है ओवरी का, ये ओवरी का वेंट्रल सूचर है। इस सूचर के ऊपर जैसे आप ओवरी के आगे चल के फ्रूटी तो बनती है, मटर लेते हो, मटर को आप ऐसे तो मतलब खोलते हो, मटर एक फ्रूटी तो है एक तरीके का, आपने उसको खोला, उसके वेंट्रल हिस्से के ऊपर आपने देखा वहां पर आपके पास क्या होती है, सूचर प्रेजेंट होती है। सूचर का मतलब होता है जहां से आप तोड़ सकते हो उसको, है ना, जहां से आप चीरा लगा सकते हो। जब आप इसको छीलते हो मटर को जैसे ही आप, तो आपके पास में वेंट्रल सूचर के ऊपर बहुत सारे मटर के दाने आपको लगे हुए दिखाई देते हैं। तो ये वेंट्रल सूचर के ऊपर रिज जैसी स्ट्रक्चर होती है, जहां पर आपके पास में क्या होते हैं, ये छोटे 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 ओव्यूल्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं। ओव्यूल्स मतलब आगे चल के सीड बन जाते हैं बेसिकली। तो ये मार्जिनल टाइप का होता है, ये पी के अंदर प्रेजेंट होता है, मटर के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लेसेंटा, अगर मान लो कि तुम्हारे पास में व्हेन प्लेसेंटा इज एक्सिल एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड इन द मल्टीलोक्युलर ओवरी, अगर तुम्हारे पास में एक्साइल कंडीशन हो कि भाई प्लेसेंटा जो होती है वो एक्सिल कंडीशन के अंदर है और ओव्यूल जो होते हैं वो मल्टीलोक्युलर ओवरी में प्रेजेंट है, मतलब ओवरी के बहुत सारे लॉक्यूल्स बन गए हैं। मान लो तुम्हारे पास ये ओवरी है, इसके मैं बहुत सारे लॉक्यूल्स बना दूं, मतलब ऐसे बहुत सारे हिस्से बना दूं, तो यहाँ पर अगर हर हिस्से में मेरे पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मल्टीलोक्युलर ओवरी के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक्साइल कंडीशन। चाइना रोज, टमेटो, लेमन, अगर आप टमाटो को काटोगे, लेमन को काटोगे, हमेशा और हमेशा कुछ ऐसी एक्स जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, है ना। कभी भी आप देखना टमाटो को, लेमन को आप ऐसे गोल काट के देखोगे दिखाई देगा। तो इनके अंदर ये होता है एक्साइल कंडीशन। पेराइटल के अंदर होता है पेरिफेरी के ऊपर प्रेजेंट होगा, तो ये पेरिफेरी के ऊपर आपको पास से प्लेसेंटेशन होता है, मतलब प्लेसेंटा यहाँ पे प्रेजेंट होती है और ओव्यूल्स जो होते हैं पेरिफेरी के ऊपर लगे हुए होते हैं, तो इस कंडीशन को प्लेसेंटेशन बोल देते हैं। किसके अंदर होता है ये हमारे पास में
इसके एग्जाम्पल्स आपको याद कर लेने हैं कि भाई इसके अंदर ओवरी जो होती है वो एक ही चैम्बर की होती है। ओवरी में बहुत सारे मल्टीलॉक्यूलर नहीं होता, एक ही चैम्बर होता है। एंड उसके बाद में जो है इसमें 2 चैम्बर्स बन सकते हैं, लेकिन वो चैम्बर एग्जैक्टली आपको दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इसको एक ही चैम्बर वाला मानते हैं। लेकिन 2 चैम्बर बन सकते हैं किसकी वजह से? एक फॉल्स सेप्टम बनने की वजह से। तो अगर किसी में फॉल्स सेप्टम नाम आ जाए तो फॉल्स सेप्टम याद करते ही आपको बताना है वो किस में प्रेजेंट होती है, इसके अंदर पेराइटल कंडीशन में, है ना। तो यहाँ पर बीच में पेराइटल में पेरिफेरी में लगे हुए तो बीच का स्पेस खाली है। तो अगर मान लो कोई सेप्टम आया, सेप्टम मतलब कोई दीवार आई जो इसको 2 हिस्सों में तोड़ सकती है, तो वो हमारे पास में किस कंडीशन में होगा, है ना, है ना। तो हमारे पास में मच्छर था, है ना। तो हमारे पास में किस कंडीशन में होगा, किस यहाँ पर मतलब एक ही लोक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, कोई 2 हिस्से नहीं होते। तो 2 हिस्से बनाने के लिए हमारे पास कौन आ सकता है, सेप्टम बन सकता है, खांच बन सकती है, फॉल सेप्टम। मस्टर्ड और आर्जिमोन में ऐसा होता है। और मान लो कि ओव्यूल्स जो है हमारे पास में सेंट्रल एक्सेस में लग जाएंगे, बीचों बीच लग जाए, बिल्कुल सेंट्रल एक्सेस में फ्री, है ना। तो अगर ये लग जाए तो फ्री सेंट्रल है, बिल्कुल फ्रीली एकदम मस्त तैर रहे हैं, फ्री लग गए हैं, तो फ्री सेंट्रल में बेस हमारे सॉरी फ्री सेंट्रल के एग्जांपल होते हैं डायंथस एंड प्रिमरोज। एंड बेसल के अंदर हमारे पास में क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होती है वो बेस ऑफ द ओवरी के ऊपर लग रही होती है, सिंगल ओव्यूल, एक ही ओव्यूल अटैच्ड होता है उससे, और इसमें सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड उसका एग्जाम्पल होता है। इसके एग्जाम्पल कृपया करके मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, एग्जाम्पल सारे के रट लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्टिवेशन के एग्जाम्पल, प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल, वेनेशन में भी आप याद कर सकते हो, साथ में आपके जो फाइलोटेक्सी हमने पढ़ा था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके भी एग्जाम्पल्स, सभी के एग्जाम्पल्स मैं कहती हूँ इतनी बार रिपीट होते हैं, इसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 प्रकार के प्लेसेंटेशन हो गए। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट का एक बहुत ज़्यादा मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और फ्रूट कब बनता है, जब ओवरी पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, राइपन हो जाती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर बन जाए, है ना, अगर ओवरी से ही आपका फ्रूट बन रहा है वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए, तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो इसका एग्जाम्पल होता है बनाना। बनाना एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के अंदर क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रखा है इसलिए सीड नहीं बनते हैं, तो ऐसे फ्रूट जो होते हैं वो सीडलेस फ्रूट होते हैं, इसमें बीज नहीं होता है। जनरली जो फ्रूट होते हैं उसके अंदर पेरिकार्प प्रेजेंट होती है, सीड होते हैं। देखो फ्रूट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, आप देखो ना, ये ओवरी है ना, ये ओवरी आगे चल के फ्रूट बना रही है, तो ये ओवरी की जो वॉल होती है ना, यही आगे चल के क्या बनाती है, पेरिकार्प बनाती है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, तो ऑब्वियसली ओव्यूल्स आगे चलकर अगर ये ओवरी फ्रूट बना रही तो ओव्यूल कम थोड़ी रहेगा, ओव्यूल भी तो सीड बनाएगा। तो एक फ्रूट में अगर आप देखोगे तो क्या प्रेजेंट होता है, एक तो ये पेरिकार्प प्रेजेंट होता है और एक अंदर प्रेजेंट कौन होता है, सीड प्रेजेंट होता है। तो एक फ्रूट में 2 ही चीज होती है, पेरिकार्प एंड सीड प्रेजेंट होते हैं। पेरिकार्प जो होती है वो ड्राई भी हो सकती है, फ्लैशी भी हो सकती है। अगर आपके पास में ड्राई और मतलब ड्राई और फ्लैशी 2 प्रकार की हो सकती है। अगर आपकी जो पेरिकार्प है बहुत मोटी मोटी है, फ्लैशी है, बहुत ज्यादा फ्लैशी है, तो वो 3 लेयर्स में और डिफाइन हो सकती है। मतलब अगर पेरिकार्प बहुत मोटी मोटी आपको दिखाई दे रही है, फ्लैशी है, तो वो 3 लेयर्स में डिवाइड हो सकती है। सबसे बाहर वाली आपकी लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं एपिकार्प, फिर अंदर वाली होती है मीजोकार्प, फिर सबसे अंदर वाली होती है एंडोकार्प। 3 तरीके से होती है, हालांकि है तो इसको कंबाइनली पेरिकार्प ही बोलते हैं, लेकिन ये पेरिकार्प तब होती है, ड्राई फ्रूट्स में नहीं होता ऐसा। ये हमारे पास फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, आम हो गया फ्लैशी फ्रूट होता है। ड्राई फ्रूट आप काजू किशमिश देखोगे उसमें नहीं होता, उसमें सिंपल पेरिकार्प ही होती है। यहाँ आपके पास में होता है इस तरीके का फ्लैशी फ्रूट्स के अंदर आपके पास में एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। अभी बहुत भर भर के एग्जांपल यहाँ से क्वेश्चन एक आता है ड्रुप फ्रूट का। ड्रुप फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिलता है, मैंगो एंड कोकोनट के अंदर मिलता है। तो इनके फ्रूट को हम ड्रुप फ्रूट कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, इनकी जो ओवरीज होती है, हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ड्रुप फ्रूट की जो ओवरीज होती है कौन से टाइप की ओवरी से डेवलप होते हैं, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं। दे आर वन सीडेड, मतलब उनमें एक ही बीज होता है, ओनली वन बीज, है ना। एंड सुपीरियर ओवरी होती है उनकी, दैट मीन्स हाइपोगाइनस फ्लावर है, सुपीरियर ओवरी होती है, मोनोकार्पलरी कंडीशन है, एक ही कार्पल है, ठीक है, एक ही कार्पल, ऐसा फ्लावर होगा जिसमें एक ही कार्पल होगी हमारे पास में, एक ही कार्पल के साथ एक ही सीड होगा उसके अंदर, और साथ साथ में उसमें सुपीरियर ओवरी और होगी, सुपीरियर ओवरी और होगी, सुपीरियर ओवरी, है ना। ओवरी कार्पल भी एक ही है, सुपीरियर भी है ओवरी, और साथ साथ में हमारे पास एक ही सीड है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगो जो होता है उसका जो पेरिकार्प होता है इज ऑल्सो वेल डिफरेंशिएटेड। मैंगो का जो अगर आप पेरिकार्प देखोगे वो डिफरेंशिएटेड होता है बाहर की तरफ। एपिकार्प, क्योंकि मैंगो एक जूसी फ्रूट है ना, फ्लैशी फ्रूट है, तो उसका पेरिकार्प ऑब्वियसली डिफरेंशिएटेड होगा 3 लेयर्स में, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। मैंगो देखोगे बाहर वाली लेयर एपिकार्प है,
खाने वाला पार्ट मैंगो का मीजोकार्प होता है ना। सबसे अंदर गुठली जो होती है वो सीड होती है, और सीड की लेयर को अपन एंडोकार्प बोल रहे होते हैं। कोकोनट देखोगे तो कोकोनट के अंदर बाहर वाला जो रेशेदार हिस्सा आपको दिखाई देता है, इसको मीजोकार्प बोलते हैं। एंड ये फाइब्रस होता आपको दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर ये सवाल आता है कि कोकोनट का कौन सा पार्ट होता है वो फाइब्रस होता है, तो बोलना है मीजोकार्प होता है, बड़ा सिंपल है। और सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो आपका एंडोकार्प होता है, अंदर होता है आपके पास में सीड, ठीक है। तो ये आपको बताना है, और ड्रुप फ्रूट के एग्जाम्पल्स आपको याद कर लेने हैं, मैंगो और कोकोनट, ठीक है। यहीं से यही सवाल आएगा, फ्रूट वाले से यही सवाल आता है, ड्रुप फ्रूट के एग्जाम्पल आ जाएगा। और ड्रुप फ्रूट किस प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, तो आपको बताना है ड्रुप फ्रूट्स में मोनोकार्पलरी होता है, सुपीरियर ओवरी होता है, एक ही बीज होता है, मतलब कार्पल भी एक ही है, उसमें एक ही ओव्यूल होगा, इसीलिए एक ही सीड है। साथ साथ में सुपीरियर है ये ओवरी, मतलब इसके बाकी के जो पार्ट होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास में, हाइपोगाइनस फ्लावर है, मतलब ये ओवरी जो होती है वो ऊपर होती है और बाकी फ्लावर जो होते हैं वो नीचे होते हैं, बाकी पार्ट जो होते हैं वो नीचे होते हैं, ओवरी थोड़ी ऊपर होती है, ठीक है, सुपीरियर ओवरी होती है। सीड के बारे में बात करें, ओव्यूल जो होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो सीड बना देते हैं। सीड के अंदर क्या होता है भाई, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, जान होती है प्लांट की जान एम्ब्रियो में बसी हुई होती है। जैसे ह्यूमन का बच्चा एम्ब्रियो होता है ना, वैसे प्लांट का बच्चा भी तो एम्ब्रियो होता होगा। प्लांट का बच्चा मैच्योर होकर सीड बनता है, उससे पहले तो उसमें एम्ब्रियो होता है, उसके बाद वो सीड बनता है। तो सीड के अंदर ही तो एम्ब्रियो, सीड के अंदर ही तो जान है, तो एम्ब्रियो तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। साथ साथ में उसके उस एम्ब्रियो को कवर अप करने के लिए लेयर प्रेजेंट होती है, सीड कोट, ठीक है। तो सीड में दो चीजें होती है, पहले तो उसकी जान प्लांट की जाती है, इस एम्ब्रियो, उसको कवर करने के लिए सीड कोट्स होते हैं। बाहर वाला होता है टेस्टा और अंदर वाला होता है टेगमेन, यहाँ पर लिखा हुआ है, बाद में बात करेंगे। अभी आपके पास में एम्ब्रियो देखो, एम्ब्रियो में क्या होता है ना, एक एक्सिस होती है, चाहे डाइकॉट का एम्ब्रियो हो चाहे मोनोकॉट का एम्ब्रियो हो, हमारे पास में क्या होता है, एक एक्सिस होती है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर टॉप पोजीशन के ऊपर अगर आप देखोगे तो प्लूम्यूल लगा हुआ होता है, और सबसे नीचे वाली पोजीशन पे आपके पास कौन लगा होता है, रेडिकल लगा होता है। इससे रेडिकल से रूट्स निकल रही होती हैं, प्लूम्यूल से आपका शूट सिस्टम निकल रहा होता है, और साइड से आपके निकल रहे होते हैं कॉटलिडन्स बन रहे होते हैं, ठीक है। ये होता है डाइकॉट के अंदर, आपको बस इतना से याद रखना, बहुत डिटेल में नहीं जाना इसमें। मोनोकॉट में भी क्या होता है कि आपके पास में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, सेम एज इट इज, है ना। प्लूम्यूल ऊपर वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला रेडिकल होता है, लेकिन फर्क कितना होता है कि प्लूम्यूल को कवर करने के लिए हमारे पास में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, रेडिकल को कवर करने के लिए स्ट्रक्चर होती है। उसको प्लूम्यूल को कवर करने के लिए स्ट्रक्चर होती है कोलियोप्टाइल, पी फॉर प्लूम्यूल, पी फॉर पटाइल, और रेडिकल को आर फॉर रेडिकल, आर फॉर राइजा, रेडिकल को कवर करने के लिए हमारे पास लेयर होती है, इसको कोलियोराइजा कहते हैं। और एम्ब्रियोनल एक्सिस पे हमारे पास में एक कॉटलिडन आपको देखने को मिलेगा, दूसरा कॉटलिडन होता तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड होता है, इसलिए इसको मानते ही नहीं हम, इसलिए इसको मोनोकॉट्स प्लांट बोलते हैं, है ना। अब हमारे पास में डाइकॉटलिडन सीड का अगर आप स्ट्रक्चर देखने जाओगे तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है सीड की, सीड कोट कहलाती है। ऑब्वियसली वो सीड कोट दो लेयर में होते हैं, टेस्टा होता है, टेगमेन होता है, सबसे बाहर वाला टेस्टा, अंदर वाला टेगमेन, ठीक है। हाइलम आपको अभी समझ नहीं आएगा, 12th में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हालांकि अगर आपने 12th वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाइलम क्या होता है, एक स्कार होता है ऑन द सीड कोट, है ना, थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट। अभी क्या होता है ना कि जैसे मैं आपको समझा भी देती हूँ, ये ओवरी होती है, इस ओवरी के अंदर की प्लेसेंटा लगा हुआ होता है, और यहाँ पर हमारे पास में ऐसे ओव्यूल लगा हुआ होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये ओव्यूल का कंप्लीट ये बॉडी होता है ओव्यूल का, ठीक है, और ये बॉड्यूल को ऐसे खड़ा करने के लिए यहाँ पर एक हमारे पास में डंठल जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अभी ये जो स्ट्रक्चर है और इसकी जो बॉडी है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ कौन प्रेजेंट होता है, हाइलम। ये हाइलम वाइलम सब हट जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दिखता नहीं है हमें, लेकिन ये हाइलम का छोटा सा स्कार रह जाता है ना। इसे हाइलम क्या स्कार, ये छोटा सा, जहां पर ये कंप्लीट जो हमारा सीड बना है, जो ओव्यूल से सीड बना ना, तो ये सीड जो होता है वो हमारा कनेक्टेड होता है ना। तो हाइलम जो होता है स्कार, जहाँ पर सीड कोट जो होता है, मतलब सीड जो होता है वो फ्रूट से कनेक्टेड होता है ना। तो सीड हमारा अगर फ्रूट से कनेक्टेड जहाँ पर होता है उस पॉइंट को हम हाइलम बोल रहे होते हैं। तो ये वहां से आया है, अगर आपने पढ़ रखा वो चैप्टर तो आपको पता चल गया होगा क्या मैं बोल रही हूँ, नहीं पढ़ रखा तो चिल मारो, जितना बताया उतना याद कर लो, ठीक है। तो ये हाइलम हमारे पास प्रेजेंट है, हाइलम के जस्ट ऊपर आपको बताया जाता है अबाउ द हाइलम, है ना, यहाँ पर दिखाया जाए अबाउ द हाइलम आपको स्मॉल पोर दिखाई जाता है, इसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो अगर आपने SRFP पढ़ रखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां पर क्या बोलते हैं कि हाइलम से आपके पास में ऑर्थोट्रोपस जो आपका होता है ओव्यूल होता है, उसमें क्या होता है कुछ इस तरीके का, ऑर्थोट्रोपस इस तरीके का ओव्यूल होता है, जिसमें इस तरीके से ये नीचे लगा हुआ होता है, और ऊपर जो होता है वो ये वाला हिस्सा होता है माइक्रोपाइल वाला, और नीचे होता है चिलाजल वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास में हाइलम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और हाइलम के जस्ट ऊपर कौन प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल वाला हिस्सा प्रेजेंट होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये ऐसे दिखाया गया है। अब आप बोलोगे यहाँ तो नीचे दिखाया गया है, तो भाई ये ऊपर नीचे का खेल NCERT खेलती रहती है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल के अकॉर्डिंग नीचे दिखाया गया है, बाकी ऐसे ऊपर होता है ना। तो ये आपके पास में हो गया। अब 11th
वाले समझ नहीं पा रहे होंगे, आप 12th में आओगे समझ जाओगे। अगर आप 11th में ही हो पहली बारी, 12th नहीं पढ़ा आपने, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने दोनों पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तभी हमारे पास में होता है विद इन द सीड कोट एम्ब्रियो जो होता है हमारे पास में, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। सीड कोट के अंदर आप देखोगे एम्ब्रियो में क्या क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, 2 कॉटलेडन्स होते हैं डाइकॉट के अंदर। कॉटलेडन्स जो होते हैं वो भी फ्लैशी होते हैं, उसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, क्योंकि एम्ब्रियो बढ़ते हुए एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास में प्रेजेंट होना चाहिए। दोनों एंड के ऊपर एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक रेडिकल होता है, एक प्लूम्यूल होता है। नीचे रेडिकल होगा, ऊपर प्लूम्यूल होगा। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जैसे कि कैस्टर हो गया, उसमें एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। कैस्टर जो होता है वो एक डाइकॉट होते हुए भी क्या होता है, एंडोस्पर्मिक सीड हमारे पास में प्रेजेंट होता है। हालांकि जितने भी डाइकॉट सीड्स होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनके एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए कॉटलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे पास एंडोस्पर्म होता है वो भी एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। अब इसको सीधी भाषा में समझने के लिए कि एक बच्चा जब पैदा हुआ होता है ना, तब उसको न्यूट्रिशन देने के लिए कौन आता है, एंडोस्पर्म। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है धीरे धीरे डेवलप भी तो करेगा, तो डेवलप करता करता क्या करता है, वो एंडोस्पर्म को खा जाता है, डाइकॉट्स में पूरा एंडोस्पर्म को निगल जाता है, और इसलिए हम, और फिर आगे चल के वो सीड बनता है। तो इस, और उस सीड के अंदर क्या जाते हैं, मतलब देखो बढ़ते हुए बच्चे ने पूरा एंडोस्पर्म खा लिया। अब क्या बच्चा बढ़ गया है, इसका मतलब ये थोड़ी न्यूट्रिशन नहीं चाहिएगा, उसका चाहिए तो न्यूट्रिशन देने के लिए अब की बार एंडोस्पर्म नहीं आएगा, अब की बार आएगा बढ़ते हुए बच्चे को और न्यूट्रिशन देने के लिए सीड कोट्स आएंगे अब, क्योंकि बच्चा अब और डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो बच्चा एकदम नन्ही मुन्नी जान था ना, तब तो एंडोस्पर्म था, एंडोस्पर्म उसने पूरा खा लिया, तो उसको और न्यूट्रिशन चाहिए तो सीड कोट्स होते हैं। तो डाइकॉट वाले में 2 सीड कोट्स होते हैं, मोनोकॉट वाले में एक ही सीड कोट होता है ना, क्योंकि उसके अंदर एक ही इसलिए है क्योंकि उसका जो एम्ब्रियो होता है, मोनोकॉट वाले प्लांट का एम्ब्रियो होता है, जो बढ़ रहा होता है ना, तो वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म नहीं खाता, वो बचा के रखता है थोड़ा सा कि भाई मैं बाद में खाऊंगा। तो छोटे बच्चे नहीं होते ये इतना सा तो अभी खा लिया बाद में खाएंगे, वैसे तो ये उनके अंदर एंडोस्पर्म बचा रहता है, और वो सीड कोट भी उनके अंदर आ जाता है। तो इसलिए उनमें एक सीड कोट ही रिक्वायर्ड है, बहुत है, क्योंकि उनमें एंडोस्पर्म होता है, तो वो एंडोस्पर्म से भी न्यूट्रिशन लेते हैं, सीड कोट से भी न्यूट्रिशन लेते हैं, सीड कोट नहीं, सॉरी सीड कोट नहीं, कॉटलेडन्स, उससे भी न्यूट्रिशन लेते हैं। लेकिन डाइकॉट में ऐसा नहीं होता, डाइकॉट में पूरा एंडोस्पर्म इनगल्फ कर लिया जाता है, सीड कोट ही, सॉरी कॉटलेडन ही होते हैं जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये कॉटलेडन 2 होते हैं इसलिए, ठीक है। अभी कैस्टर एक ऐसा एग्जाम्पल है कि डाइकॉट होते हुए भी उसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रीवियस से क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में इनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं, लेकिन कैस्टर को हम एंडोस्पर्मिक बोलेंगे, हालांकि वो डाइकॉट है लेकिन फिर भी हम एंडोस्पर्मिक बोलेंगे। तो ये डाइकॉट वाले सीड्स जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटलेडन सीड, अब ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि मोनोकॉट जो सीड्स होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट कुछ ऐसे मोनोकॉट्स होते हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब दोनों में उल्टा है। डाइकॉट कहते हैं उनको होना तो नॉन एंडोस्पर्मिक था, लेकिन कैस्टर निकल गया जो डाइकॉट है लेकिन एंडोस्पर्मिक है। मोनोकॉट को होना तो एंडोस्पर्मिक था, लेकिन कुछ ऐसे मोनोकॉट ढीठ निकल गए जो कहते हैं कि भाई हम तो नॉन एंडोस्पर्मिक, हम तो डाइकॉट की तरह बनेंगे। तो इनके एग्जाम्पल होते हैं ऑर्किड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आता है। कुछ सीड्स होते हैं जो सीरियल्स जैसे कि मेज हो गया, मोनोकॉट में क्या है, आप जो भी गेहूं बाजरा मक्का जो भी खाते हो, ये सब एग्जाम्पल किसके, मोनोकॉट सीड्स के ही तो है। तो अगर आप मक्के का दाना देखोगे तो उसमें सीड कोट जो होता है वो एक मेम्ब्रेनस होता है और फ्रूट की वॉल से कवर्ड होता है, मतलब फ्रूट की जो वॉल होती है और जो सीड की वॉल होती है वो आपस में फ्यूज्ड होती है। जनरली तो क्या होता है, जैसे आम खाते हो आप, तो आम तो डाइकॉट प्लांट का है ना, आम को खाओगे तो आम का छिलका अलग होता है और अंदर का खाने का मामला अलग होता है, फ्रूट अलग है, फ्रूट की वॉल अलग है ना। अगर आप गेहूं खाओगे तो गेहूं में क्या आपने कभी छिलके उतारते देखा है ऐसे गेहूं के, या आपने कभी मक्के में देखा है, नहीं होता, क्योंकि उनकी जो फ्रूट की वॉल होती है और वो खुद फ्रूट होता है, वो आपस में क्या होते हैं, किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो जो अंदर बीज है और बाहर फ्रूट है, उन दोनों की वॉल्स आपस में फ्यूज्ड होती हैं। तो इसका सीड कोट बहुत मेम्ब्रेनस होता है, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, स्टोर करके रखता है फूड को। आउटर कवरिंग जो होती है एंडोस्पर्म की वो सेपरेट कर रही होती है एम्ब्रियो को, प्रोटीनिशियस लेयर एल्यूरोन प्रेजेंट होती है इसके अंदर। तो अगर आप मोनोकॉट के सीड को देखने जाओगे तो आपको एक बाहर प्रोटीन की लेयर और दिखाई देगी, इसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एल्यूरोन लेयर किसमें होती है, मोनोकॉट के अंदर होती है ना। और उसके बाद में एम्ब्रियो जो होता है वो कहीं ना कहीं एंडोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट, मतलब आपका प्रेजेंट हो रहा होता है। इट कंसिस्ट वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटलेडन, इसको स्क्यूटेलम बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया मोनोकॉट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉटलेडन होता है, अगर आपको देख पाओगे यहाँ पर एक ही कॉटलेडन मैंने बना रखा है। इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आता है स्क्यूटेलम किस में प्रेजेंट है, स्क्यूटेलम मोनोकॉट्स में होता है। तो अगर आपको 4 ऑप्शन गिवन हो तो आपको
पहचानना कि इन चारों में से मोनोकॉट कौन है। आपको वीट दे रखा होगा, मेज दे रखा होगा, तो आप 4 ऑप्शन में से पहचान जाना कि कौन है। तो ये स्क्यूटेलम जो होता है वो बेसिकली मोनोकॉट का एक जो कॉटिलिडन होता है वही होता है। ये रहा स्क्यूटेलम, ये है स्क्यूटेलम, दिस इज स्क्यूटेलम। अब मोनोकॉट्स के पास क्योंकि एंडोस्पर्म भी होता है न्यूट्रिशन के देने के लिए, तो ये न्यूट्रिशन देने के लिए एंडोस्पर्म देखो ऊपर से अलग से लगा हुआ है, बाहर से कवरिंग में एल्यूरोन लेयर लगी हुई है। सीड कोट और फ्रूट की वॉल जो होते हैं आपस में फ्यूज्ड होते हैं, ये बाहर लगा हुआ है आपके पास में, स्क्यूटेलम हो गया। अभी अंदर क्या है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है। अभी एम्ब्रियो देखोगे तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर की साइड में क्या होता है, प्लूम्यूल होता है, नीचे रेडिकल होता है, कवर करने के लिए कोलियोराइजा, प्लूम्यूल को कवर करने के लिए कोलियोप्टाइल। ये वाली स्ट्रक्चर्स डाइकॉट में नहीं होती, सिर्फ मोनोकॉट में होती हैं। ये आपने याद यहाँ पर कर ली, यही चीज यहाँ पर लिखी गई है, कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा। अब अपन आते हैं फ्लावरिंग प्लांट के कुछ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के ऊपर, कि जब हम फ्लोरल फॉर्मूलाज, फ्लोरल डायग्राम्स की बात करते हैं वो कैसे कर रहे होते हैं। तो इनके डिस्क्रिप्शन के लिए सबसे पहले बात करेंगे फ्लोरल का। एक फ्लावर अगर आप देखोगे तो आप उसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हो। मतलब मैंने अगर कोई फ्लावर को देखा है तो उसमें कितने कैलिक्स हैं, कितने कोरोला हैं, कितने उसके अंदर गाइनोशियम लगे हुए हैं, कितने एंड्रोशियम लगे, मतलब कितने स्टेमन्स है, सब कुछ मैं उनको काउंट कर सकती हूँ, है ना। और मैं उनको ये भी देख सकती हूँ कि वो टेट्रागोनस है, पेंटागोनस है, कैसे स्ट्रक्चर के हैं वो भी देख सकती हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मतलब उसको काउंट कर सकती हूँ, काउंट, और साथ में उसकी सिमेट्री भी देख सकती हूँ, उसके सेक्सेस को भी देख सकती हूँ कि मेल फीमेल एक ही फ्लावर में है क्या। ये सब देखकर जब मैं डिफाइन करती हूँ इस फ्लावर को, तो मैं एक फॉर्मूला के फॉर्म में डिफाइन कर सकती हूँ। जैसे देखो आपको सामने ये फ्लावर का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है, फ्लावर का डायग्राम है। इस फ्लावर के डायग्राम में आप क्या देखोगे, ऊपर सबसे ऊपर जो पॉइंट जैसी स्ट्रक्चर लगती थी इसको बोलते हैं मदर एक्सिस। मदर एक्सिस का मतलब ये जो फ्लावर है वो कौन सी एक्सिस पे लगा हुआ था, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में हिस्सा होता है, यहाँ पर आपका ये फ्लावर लगा हुआ होता है, फ्लावर लगा हुआ होता है ना। तो इस वाली एक्सिस को हम बोलते हैं मदर एक्सिस। मतलब उसको दिखाया नहीं गया होता है, जस्ट इसकी रिस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पर लगा दिया हमने, माता जी को ऊपर रख दिया है। अभी क्या होती है, अब देखेंगे सबसे बाहर वाला होल जो होता है वो कैलिक्स होता है। आप देखो कैलिक्स यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है, ये कैलिक्स आपके सामने प्रेजेंट है। किस तरीके का ये है आप बता सकते हो मुझे, क्या बोलते हैं हम इसको, बताओ। वेलवेट है या क्या है, ये इम्ब्रिकेट है या याद तुम बता दो मुझे, ठीक है। किस टाइप का है हमारे पास में ये ना, यार इसको क्या बोलते हैं, वेनेशन, वेनेशन क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में, प्लेसेंटेशन, वेनेशन। देखो मेरे को ये नहीं आ रहा दिमाग में, मुझे देखना पड़ेगा। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है ऐसा। हाँ जी, इसको एस्टिवेशन बताओ। एस्टिवेशन इतनी देर से बोलते आ रहे हैं, किस तरीके का एस्टिवेशन है ये बताओ जरा सा, किस तरीके का एस्टिवेशन है ये यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास में होल लगा हुआ बाहर का कैलिक्स, अंदर है कोरोला। आप देखेंगे 4 कोरोला है, एकदम आपस में टच करते हुए वेलवेट आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब अंदर आप देखोगे आपके पास में क्या प्रेजेंट है, ये स्टेमन प्रेजेंट है। ये स्टेमन जो होते हैं आपके पास में इस तरीके से प्रेजेंट कर रखा है ना। तो 4 तो अंदर की साइड में बना रखा है गोला, और 2 होते हैं बाहर की साइड में प्रेजेंट है। अंदर आप देखने जाएंगे तो ये ओवरीज जो होती हैं आपको 2 ओवरीज दिखा रखी हैं यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके का आपको दिखा रखा। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे भाई, देखो कैलिक्स जो था ना वो तो हमारे पास में 4 थे, तो कैलिक्स जो थे हमारे पास में 4 थे, 2 तो थे ये बाहर वाले, ये देखो बाहर वाले, और 2 थे इनके अंदर वाले, ठीक है। तो आप इनको सेपरेट सेपरेट करके दिखाओगे। आप कैसे बताओगे, 2 बाहर थे 2 अंदर थे, इसके लिए फॉर्मूला आप बताते हो। K4 हमारे पास में होता है कैलिक्स, है ना, K फॉर कैलिक्स होता है, K स्टैंड फॉर कैलिक्स, C स्टैंड फॉर कोरोला, P होता है अगर मान लो कोई ऐसा फ्लावर है जैसे लिली हो गया, उसमें कैलिक्स कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है, फ्यूज्ड है, पेरियंथ, हम पेरियंथ को P से शो करते हैं, एंड्रोशियम के लिए कैपिटल A, गाइनोशियम के लिए कैपिटल G। अब क्योंकि फ्लावर हमारे पास में हाइपोगाइनस ओवरी वाला भी हो सकता है, एपिगाइनस वाला भी हो सकता है ना, हाफ इंफीरियर कैसी भी हो सकती है, तो उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास में ये वाली ओवरी है, सुपीरियर ओवरी होती है जिसमें हाइपोगाइनस फ्लावर होता है। सुपीरियर ओवरी में देखो गाइनोशियम को ऊपर रखो, इस लाइन के ऊपर, गाइनोशियम सुपीरियर है, ओवेरी सुपीरियर है, इस लाइन के ऊपर आती है तो सुपीरियर ओवेरी, इस लाइन के नीचे आएगी तो इंफीरियर ओवेरी, है ना, हमारे पास में होती है। इसके अलावा इसको इससे मेल को करते हैं, इससे फीमेल को करते हैं, ये बाइसेक्सुअल के लिए होता है ना। प्लस जो हमारे पास में निशान होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए होता है, प्लस निशान एक्टिनोमॉर्फिक के लिए होता है जिसमें सिमेट्री होती है, और ऐसे वाला निशान जो होता है वो जाइगोमेट्रिक के लिए होता है या जाइगोमॉर्फिक के लिए होता है, फ्लावर के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। इसके अलावा हमारे पास में क्या होगा कि कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें ब्रैक्टेट प्रेजेंट होते हैं, तो ब्रैक्टेट होंगे तो BR शो कर देंगे, नहीं होंगे तो EBR शो कर देंगे लिखा हुआ, है ना। इसके अलावा कुछ कुछ पार्ट होते हैं फ्यूज्ड
होते हैं आपस में, जैसे कि मान लो पेटल्स हैं, उनसे कनेक्टेड है हमारे पास में स्टेमन। अगर स्टेमन या एंड्रोशियम वाला पार्ट अगर मेरे पेटल से कनेक्टेड है तो मैं कैसे इस फ्लोरल फॉर्मूला में दिखाऊंगी, लाइन से अटैच करके। जैसे मान लेते हैं कि ये कोरोला था और कोरोला से एंड्रोशियम कनेक्टेड है ना, एपीपेटलस कंडीशन है, तो मैं ऐसे लाइन बना के इनको शो करूंगी कि भाई देखो ये फ्यूज्ड है आपस में, इस तरीके से कनेक्टेड आपस में, ऐसा है ना। या फिर मान लो हमारे पास में ये ओवरी प्रेजेंट थी या कार्पल प्रेजेंट थे दो, ठीक है, गाइनोशियम हमारे पास में पार्ट प्रेजेंट है, ये दो प्रेजेंट है, आपस में फ्यूज्ड होते हैं। अगर आपस में फ्यूज्ड है तो इनको ऐसे ब्रैकेट में इस तरीके से शो करते हैं अपन, ठीक है, खुले में ऐसे शो करें मतलब आपस में फ्यूज नहीं। जैसे कि आप कैलिक्स देखो, ये चारों के चारों कैलिक्स जो है दो बाहर है दो अंदर है, लेकिन आपस में एक दूसरे से अलग अलग है, तो हम दिखाएंगे दो तो बाहर है दो अंदर है, 2+2 कंडीशन हो गई। कोरोला 4 है हमारे पास में, बिल्कुल वेलवेट कंडीशन में, एक दूसरे के चिपके चिपके नहीं है, मतलब साइड बाय साइड लगे हुए हैं, तो 4 के 4 ऐसे लगे दिखा देंगे। अब 4 एंडोशियम अंदर की साइड में, 2 बाहर की साइड में, इसलिए 4+2 का या 2+4 का ये एक होल बना हुआ है। अंदर 2 आपके पास में ओवरीज है, कनेक्टेड आपस में चिपकी हुई है, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें होल ये ब्रैकेट लगा देते हैं। और कैसी ओवरी होती है ये दिखाने के लिए आपको बताना है, ये हमारे पास सुपीरियर ओवरी, क्योंकि इसकी नीचे डंडी लगी हुई है, सुपीरियर ओवरी मतलब हाइपोगाइनस फ्लावर है। तो ऐसे दिखाने के लिए हमारे पास में क्या होता है, ये टेक्निकल टर्म्स होती हैं जिसमें हम शो करते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ इस फ्लावर को जब अपन कट करेंगे तो ये कैसी होती है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। आप किसी भी डायरेक्शन से कट कर लो, प्लेन से कट कर लो, ये 2 हिस्से में कट हो जाता है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, मेल फीमेल दोनों हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास में इसका डायग्राम गिवन होता है। और टॉप पोजीशन पे आपके पास में कौन रिप्रेजेंट करता है, मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं टॉप एक्सिस के ऊपर। अब फ्लावर के हमारे पास, अच्छा ये जो हमारे पास में फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है और डायग्राम दे रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लेना। ये ब्रेसिकेसी फैमिली के लिए दे रखा है। हालांकि इन लोगों ने इतना ज्यादा कुछ डेप्थ में ब्रेसिकेसी के बारे में डिस्कस नहीं कर रखा है, लेकिन ये जरूर बता रखा है कि ये वाला जो हमने फॉर्मूला बताया है या डायग्राम बताया है, ये ब्रेसिकेसी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये मस्टर्ड प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको सारी की सारी फैमिलीज यहीं पे पढ़ा देती हूँ। ये देखो सारी की सारी फैमिलीज को अगर अपन देखने चले, प्लांट की फैमिलीज को मैंने एक अलग से टेबल बना के लिख रखा है, मैं आपको शेयर करूंगी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। हमारे पास में कितनी फैमिलीज हमें पढ़नी, 6 फैमिलीज पढ़नी है। सिलेबस में 5 है, लेकिन छठी क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। हालांकि इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं जो बाकी 5 फैमिलीज है, मतलब क्योंकि ये नई फैमिलीज है, क्रूसिव जो नई ऐड हुई 4 फैमिलीज, उनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं। 2024 में तो एक भी सवाल नहीं आया था यहाँ से, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। तो प्लांट का जो टाइप होता है वो प्लांट किस प्रकार के होते हैं, तो क्रूसीफेरी को ही हम ब्रासिकेसी बोलते हैं। साथ में लेग्यूमिनेसी फैमिलीज को हम फाबेसी बोल सकते हैं, सोलेनेसी हो गया, मालवेसी हो गया। कंपोजिटिव फैमिली जो होती है उसको एस्टेरेसी फैमिली बोल सकते हैं, ग्रामिनी को पोएसी बोल सकते हैं। ऐसा थोड़ा सा याद रखना आपको। इन 6 की 6 फैमिली में से आपको इतना याद रखना है, सिर्फ एक फैमिली ऐसी जो मोनोकॉट है, जिसके अंदर जो भी आएगा वो मोनोकॉट ही होंगे, मतलब जिसमें मोनोकॉट ही आते हैं, वो डाइकॉट रखते ही नहीं अपने पास। तो यहाँ तक सारा मामला आपको डाइकॉट देखने को मिलेगा, सिर्फ ग्रामीण पोएसी फैमिली में मोनोकॉट आपको देखने को मिलेगा। ये मोनोकॉट ही फैमिली होती है। मोनोकॉट में कौन आते हैं, वीट आते हैं, मेज आते हैं, राइस हो गया, ग्राम हो गया, ज्वार बाजरा, शुगर केन हो गया, है ना, ग्रासेस हो गए, बैम्बू हो गए, बार्ले हो गए, ये सब कुछ क्या होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं। सब कुछ इसमें ग्रामीनियम पोएसी फैमिली में आता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो देखिए इसके अंदर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है, साइमोस आपके पास है सोलेनेसी एंड मालवेसी के अंदर प्रेजेंट होता है। बेसिकली इसको रटना है, ठीक है। और कंपोजिटिव फैमिली में भी रेसिमोस होता है, ग्रामिनी के अंदर भी रेसिमोस होता है, ठीक है। तो साइड वाली 2 में रेसिमोस, बीच वाली 2 में साइमोस। सिमेट्री की बात करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर क्रूसीफेरी के अंदर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। लेग्यूमिनेसी का बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है अपन को। पी प्लांट जो होते हैं उसमें कैसी सिमेट्री होती है हमारे पास में, पी प्लांट जो होते हैं इसमें कैसी सिमेट्री होती है ना, इसमें ये वाली सिमेट्री हो जाएगी। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, और ये वाली जाइगोमॉर्फिक इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो जाइगोमॉर्फिक किस में है, ग्रामिनियम पोएसी के अंदर होती है, लेग्यूमिनोसी के अंदर भी जाइगोमॉर्फिक होती है। यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकती है, जाइगोमॉर्फिक भी हो सकती है कंपोजिटी के अंदर। अब इसको देखो मॉड्यूल से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहाँ पे भर भर के इतना कुछ दिया होता ना, दिमाग का दही हो जाएगा, मत पढ़ो, क्योंकि इतना कुछ आ नहीं रखा है पेपर के अंदर, तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आएगा यहाँ से क्वेश्चन। रूट कैसी होती है, सब में टैप रूट है। देखो डाइकॉट जितने भी होंगे टैप रूट होंगे, आपको सबको पता है। तो डाइकॉट है तो टैप रूट, टैप रूट, टैप रूट, टैप रूट। मोनोकॉट में फाइब्रस रूट होती है, वो सबको पता है। सेक्सेस कैसे होते हैं, सब में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल होते, सभी बाइसेक्सुअल हैं। जो आपके पास में कंपोजिटी फैमिली होती है, एस्टेरेसी फैमिली, किसकी फैमिली, सनफ्लावर की फैमिली, कंपोजिटी एस्टेरेसी। एस्टेरेसी वर्ड से याद रखो, सनफ्लावर। सनफ्लावर की फैमिली के अंदर जो है ना, हमारे पास में 2 प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, एक होते हैं डिस्क वाले, एक होते हैं रे।
तो रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट्स, रे फ्लोरेट्स जो होते हैं वो साइड में से रेस की तरह निकलते हैं, मतलब छोटे छोटे। डिस्क फ्लोरेट्स जो होते हैं हमारे, सॉरी, डिस्क फ्लोरेट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे निकल रहे होते हैं, और रे फ्लोरेट्स जो होते हैं वो किरणों की तरह बाहर निकल रहे होते हैं, बड़े बड़े, ठीक है। तो रे फ्लोरेट्स जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे अंदर की साइड में, और डिस्क फ्लोरेट्स इनसे निकलने वाले बाहर वाले हैं, ठीक है। या उल्टा क्यों बोल रही हूँ, डिस्क फ्लोरेट्स अंदर वाले छोटे छोटे होते हैं, रे इनसे बाहर निकलने वाली किरणें जैसे बाहर बाहर नहीं निकलती, वैसे ही रे फ्लोरेट्स होते हैं हमारे पास में। तो रे फ्लोरेट्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाकी सब बाइसेक्सुअल होते हैं। बाहर किरणें नहीं जो निकल रही है वो यूनिसेक्स है, बाकी सब बाइसेक्सुअल हैं। एस्टिवेशन की बात करेंगे तो आपको इसके बारे में सबसे ज्यादा याद रखना है, लेग्यूमिनेसी पी प्लांट हमने देखा था एस्टिवेशन के साथ, वेक्सिलरी होता है वहां पर। इसके अलावा मालवेसी के अंदर आपके पास में क्या होता है, कोरोला एंड कैलिक्स दोनों का एस्टिवेशन है। तो कोरोला में ट्विस्टेड होता है, कैलिक्स के अंदर वेल्विक्स होता है, अगेन आपको याद रखना है वेलवेट होता है, ठीक है। एंड्रोशियम आप याद करेंगे तो लेग्यूमिनेसी का बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेग्यूमिनेसी फैमिली फाबेसी फैमिली के अंदर डाइएडल्फस एंड्रोशियम होता है। दैट मींस कि इसमें 9+1 दो ग्रुप बन रहे होते हैं एंड्रोशियम के, ठीक है, 9+1 का ग्रुप बन रहा होता है। डाइएडल्फस कंडीशन बहुत बड़ी सवाल आ चुका है। एपिपेटलस कंडीशन हमारे पास में सोलेनेसी में होता है, ये आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है, न्यू एनसीईआरटी में, कि सोलेनेसी फैमिली में जो पेटल्स होते हैं उन्हीं से कनेक्टेड होते हैं हमारे एंड्रोशियम एंड स्टेमन, ठीक है। मालवेसी फैमिली में एम फॉर मालवेसी, एम फॉर मोनोएडल्फस कंडीशन होती है, ठीक है। गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम हमारे पास में देखो इस तरीके का, क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर गाइनोशियम अभी भी हमने देखा, ब्रासिकेसी क्रूसीफेरी का फ्लोरल डायग्राम, दो ओवरीज थी अंदर, फ्यूज्ड थी आपस में, और जो थी नीचे अंडरलाइन है, दैट मीन्स की सुपीरियर ओवरी है, नीचे अंडरलाइन है, सुपीरियर ओवरी है। लेग्यूमिनेसी के अंदर एक ही ओवरी प्रेजेंट है और एक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई फ्यूजन व्यूजन कुछ नहीं होगा। सोलेनेसी के अंदर दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, आपस में फ्यूज्ड होती हैं, नीचे अंडरलाइन है, दैट मीन्स की सुपीरियर ओवरी है। आगे आपको याद करने की जरूरत नहीं है इतनी। प्लेसेंटेशन की बात करें तो प्लेसेंटेशन इनमें पैराइटल होता है, आप देखेंगे क्रूसीफेरियन ब्रासिकेसी के अंदर। मस्टर्ड सरसों देखेंगे तो पैराइटल आपको मिलेगा, है ना। अभी हमने एग्जाम्पल भी याद करे थे एस्टिवेशन के, सॉरी, प्लेसेंटेशन के अंदर। लेग्यूमिनेसी फैमिली में मार्जिनल आपको दिखाई दे रहा है, पी प्लांट है, पी को तोड़ोगे मार्जिन के ऊपर लगे हुए थे। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली में, कौन कौन आता है, दालों वाली फैमिली, दाल आती है, मटर आता है, सब कुछ आता है। तो ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, मुलेठी, स्वीट पी, ल्यूपिन, इंडिगोफेरा, ये सब आ रहे होते हैं। इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको थोड़े से देख लेने हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। ये वाले आपको एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आप इसके देख लेना सोलेनेसी फैमिली के, ठीक है, मैं आपको पढ़ा भी दूंगी अभी। पोटैटो, टमाटो, सोलेनेसी के अंदर कौन आता है, आलू वाली फैमिली सोलेनेसी है। पोटैटो, टमाटो, आलू टमाटर की सब्जी, आलू बैंगन की सब्जी, आलू मिर्ची की सब्जी। बेलेडोना, अश्वगंधा, ये जो मेडिसिन होती हैं, ये मेडिसिनल पर्पस होता है इनका, है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या इंपॉर्टेंस होता है मेडिसिन के लिए। टबैको होती है, ये बिल्कुल फ्यूम, धुएं से रिलेटेड होती है, इसलिए इस रिस्पॉन्सिबल होती है। पिटूनिया जो होता है वो एक ऑर्नामेंटल फ्लावर होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, मतलब पिटूनिया, तो ऑर्नामेंटल पर्पज से पिटूनिया यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। मालवेसी, 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 मालवेसी फैमिली के अंदर आपके पास में क्या होता है, देखो चाइना जो होता है ना बहुत ही बेकार माल बेचता है, ठीक है, ऐसे याद रख लो। चाइना, चाइना रोज, अब चाइना से कौन आती हैं, लड़कियां, लेडीज, लेडीज आती हैं कॉटन की साड़ी पहनकर। तो चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, ये कहाँ से आते हैं, मालवेसी। कौन से वाले, चाइना क्या है, माल बेचता है, याद रख लोगे। कंपोजिटी एस्टेरेसी जो होता है इसमें हमेशा आपको याद रखना है, एस्टेरेसी, एस्टेरेसी से आपको याद रखना है सनफ्लावर, सनफ्लावर होता है हमेशा आपके पास में। मैरीगोल्ड हो गया, लेटस हो गया, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं, और इसमें तो है ही सारे के सारे मोनोकॉट्स, ठीक है, इसको तो क्या ही है। तो आपको इतना ही याद रखना है। सोलेनेसी फैमिली में अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी फैमिली होती है, पोटैटो फैमिली भी हम इसको बुलाते हैं। ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक्स, टेम्परेट सब रीजन के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर में आप देखोगे हर्ब, श्रब, छोटे छोटे ट्रीज के रूप में आपको देखने को मिलती है। स्टेम जो होते हैं इनके कैसे होते हैं, हर्बेशियस होते हैं, और वुडी बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। एरियल होते हैं, मतलब हवा में ही रहते हैं। इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं। सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, हॉलो भी हो सकते हैं, हेयरी भी हो सकते हैं, इसके ऊपर हेयर होंगे छोटे छोटे। अंडरग्राउंड स्टेम भी हो सकते हैं, पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। पोटैटो का नाम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। लीफ कैसी होती है, ऑल्टरनेट लीफ होती है इनके अंदर। अभी अभी हमने लीफ का पूरा देखा था कि लीफ कैसे कैसे अरेंज होती है। वेनिशन हमने कंप्लीट, मतलब वो लीफ वाला कंप्लीट देखा था हमने पूरा, है ना, फाइलोटेक्सी देखा था, उसमें अल्टरनेट के अंदर एग्जांपल आया था हमारे पास में सोलेनेसी फैमिली का, है ना। सिंपल जो होता है हमारे पास में ऐसी लीफ होती है, सिंपल लीफ होती है, कंपाउंड नहीं होता है यहाँ पर, मतलब लीफलेट्स वगैरह नहीं बनती। पिनेटली कंपाउंड रेयरली आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जनरली सिंपल होती हैं, है ना। हमारे पास में यहाँ पर इस तरीके से
एक्स स्टिपुलेट होती है, मतलब यहाँ पर कोई स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होता। स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होता मतलब साइड में जो लीफ होती है ना, लीफ के छोटी साइड, मतलब लीफ के साइड में बिल्कुल छोटा सा पत्ता जैसा स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम स्टिप्यूल कहते हैं, वो स्टिप्यूल नहीं होता है, एक्स स्टिपुलेट होता है। वेनेशन जो होता है इसका रेटिकुलेट होता है, क्योंकि डाइकॉट है तो डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन ही आपको देखने को मिलेगा। इनफ्लोरेसेंस आप देखेंगे तो एक्सिलरी और साइमोज एज इन सोलेनम, सोलेनम के साइमोज होता है। एंड फ्लावर जो होता है बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक होता है। केपल्स, कैलिक्स जो होते हैं हमारे पास में सेपल 5 होते हैं, पांचों के पांचों आपस में फ्यूज होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन उनके अंदर होता है। कोरोला का भी वेलवेट एस्टिवेशन ही होता है, कोरोला भी 5 होते हैं, पेंटामोरस फ्लावर है ये, यूनाइटेड होते हैं पांचों के पांचों, तो कैलिक्स भी चिपके हुए, कोरोला भी चिपके हुए, दोनों 5-5 है, दोनों ही का ही वेलवेट एस्टिवेशन है। एंड्रोशियम भी 5 ही होते हैं, स्टेमन 5 आपके पास में, वो पांचों के पांचों स्टेमन किससे होते हैं, पेटल से कनेक्टेड होते हैं, एपीपेटलस कंडीशन आपको दिखाई दे रही। गायनेशियम में बाई कार्पलरी होता है, ऑब्लिगेटरी प्लेस्ड होते हैं। सिनकार्पस 2 कार्पल्स हैं, तो आपस में चिपके हुए हैं, सिनकार्पस कंडीशन। ओवरी सुपीरियर होती है, बाई लॉक्यूलर होते हैं, 2 लॉक्यूल्स होते हैं। प्लेसेंटा स्वॉलन होती है थोड़ी सी, बहुत सारे ओव्यूल्स उसके अंदर होते हैं प्लेसेंटा के अंदर, एक्साइल कंडीशन में मिलता है। फ्रूट के इसके फ्रूट को हम क्या बुलाते हैं, बेरी एंड कैप्सूल। एंड सीड को क्या बुलाते हैं, बहुत सारे सीड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और एंडोस्पर्मिक सीड्स यहाँ पर होते हैं, एंडोस्पर्मिक, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला की अगर अपन बात करें तो हमारे पास में क्या होता है, ये रहा एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, इसलिए ब्रैकेट करके दिखा रखा है। कोरोला भी 5 होते हैं, आपस में फ्यूज होता है, ब्रैकेट करके दिखा रखा है। एंड्रोशियम 5 होते हैं लेकिन फ्यूज नहीं होते, वो आपस में नहीं होते, किससे फ्यूज होते हैं, पेटल से होते हैं, इसलिए इसको इससे कनेक्टेड दिखा रखा है कोरोला से। गाइनोशियम हमारे पास में ओवरीज 2 होती हैं, आपस में फ्यूज होती हैं, और हमारे पास में सुपीरियर ओवरी होती है, इसलिए डंडी नीचे दिखा रखी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप देखोगे, सोर्स ऑफ फूड में टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो, तो खाने में यूज करते हैं हम। स्पाइसेस में चिली स्पाइसेस होते हैं, मेडिसिन में बेलेडोना अश्वगंधा होता है, फ्यूमिगेटरी में हमारे पास टोबैको होता है, एंड ऑर्नामेंटल में पिटूनिया होता है। ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं। ये बड़े भाई आपको मैंने चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया है। एनसीईआरटी के हाईलाइट का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम से कलेक्ट करने को मिलेगा, और ये वाला पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आई होप दिस लेक्चर हेल्प यू अ लॉट। प्लीज इसको शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, एंड नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिएगा ऑन दिस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। कौन सी टाइप की वीडियोस आपको इस चैनल पे देखनी है प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताते रहिए, क्योंकि आपका प्यार एंड सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है, और आपके सजेशंस को मैं हमेशा काउंट करती हूँ, मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑन दैट नोट, एकता सोनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।